गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हमने कॉस्टिंग की बैच की शुरुआत कर दी थी, जिसमें क्या हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हमें कौन से बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उसमें फिर हमने क्या बेसिक्स पढ़ने से शुरुआत कर दी थी। ओके, बेसिक्स में दोस्तों जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद सबसे पहला बेसिक हमने देखा था व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। यही वो बेसिक है जो हमने आईपीसीसी में भी पहली बार देखा था। दोस्तों, तीन तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल, राइट। कौन सी कॉस्ट टोटालिटी में सेम होती है? फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है? वेरिएबल कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट ना पर यूनिट ना टोटालिटी में सेम होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों हमने सीखा था, हमने क्या वो फॉर्मेट बनाया था क्या, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच वन इज वेरिएबल, विच वन इज फिक्स एंड विच वन इज सेमी वेरिएबल। वो फॉर्मेट जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने डिवाइड कर करके देखा था। डिवाइड करने पर अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आ जाती है, डिवाइड करने पर अगर पर यूनिट सेम आ जाता है, तो फिर ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी? वेरिएबल कहलाएगी। डिवाइड करने पर यूनिट सेम आ जाता है ना, तो वेरिएबल। बिना डिवाइड करे अगर टोटालिटी में सेम है तो इट इज फिक्स। और जो ना सामने दिखने में यानी टोटालिटी में सेम हो ना पर यूनिट में सेम हो, ऐसा क्या कहलाता है? सेमी वेरिएबल, राइट। फिर उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा था, हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स कंपोनेंट्स। हाँ, उसमें हमने फॉर्मूला देखा था, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना डिफरेंस है। तो ऐसे करके हमें क्या मिल जाता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है ना। लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूला के पीछे क्या हमने दो कंडीशन समझी थी। वो दो कंडीशंस ये थी कि दोनों लेवल पर जो फिक्स कॉस्ट, इस फॉर्मूला को लगाने से पहले दोनों लेवल पर जो फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, राइट। अगर फिक्स कॉस्ट में ही डिफरेंस है तो जब आप टोटल कॉस्ट के डिफरेंसेस निकालोगे तो डिफरेंस सिर्फ वेरिएबल का नहीं रहेगा, वेरिएबल के साथ साथ फिक्स का भी डिफरेंस वहां पर आ जाएगा, तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर पता नहीं कर पाएंगे, राइट। तो दोस्तों फिक्स कॉस्ट दोनों लेवल पर सेम होनी चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दोनों लेवल पर सेम होनी चाहिए। क्या हमने कल एक इन्फ्लेशन वाला भी एग्जांपल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि नेक्स्ट ईयर में देयर वाज एन इन्फ्लेशन ऑफ 8% शायद। तो हमने क्या किया था, हमने देखा अरे यहां जो फिक्स कॉस्ट है और यहां जो फिक्स कॉस्ट है उसमें डिफरेंस है, और फिक्स कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी तो डिफरेंस है। जितनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहां लगी होगी, लेट अस से 6.48, उससे 8% ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वहां लगी होगी, यानी कि लेट अस से 7 रुपीज। तो दोस्तों यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी डिफरेंस आ गया और फिक्स कॉस्ट में भी डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को हमें पहले हटाना पड़ेगा। तो हमने दो में से कोई सा एक तरीका अपनाया था, या तो नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट को पीछे लेकर आ गए थे, 8% इन्फ्लेशन हमने बैक कर दिया था, और या फिर इस साल की कॉस्ट को हम नेक्स्ट ईयर के प्राइस लेवल्स के बराबर लेकर आ गए थे। नेक्स्ट ईयर के प्राइस लेवल के बराबर कैसे लेकर आएंगे? प्लस 8% कर देंगे। तो ऐसा करने से वीसीपीयू यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दोनों में सेम हो जाएगा और फिक्स कॉस्ट भी दोनों में सेम हो जाएगा, और अब हमारा फॉर्मूला लग पाएगा। शायद ये किया था कल हमने, 7 रुपीज और 3000 ऐसा कुछ आ रहे थे आंसर, है ना। ओके, फिर दोस्तों इसके बाद हमने मार्जिनल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा था, है ना। अच्छा, हमने एक और चीज, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिस्कस तो किया था, उसको लिखा नहीं था। खैर उसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में मेनली मार्जिनल कॉस्ट शीट काम में आती है। ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स अस प्रॉफिट, राइट। कंट्रीब्यूशन को हम कंट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, एंड वंस इट इज रिकवर्ड देन इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स प्रॉफिट्स, राइट। दोस्तों फिर इसके बाद हमने क्या पीवी रेशियो भी देखा था। यस, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, राइट, जिसमें चाहे तो हम पर यूनिट डेटा भी यूज कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो टोटल डेटा भी यूज कर सकते हैं, राइट। दोस्तों जब नेट प्रॉफिट रेशियो दुनिया में पहले से ही है तो भी पीवी रेशियो की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये हमने समझा था। क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो बार बार रंग बदलेगा, लेकिन पीवी रेशियो जो है वो स्टेबल रहेगा। चाहे आप 1 यूनिट पर पीवी रेशियो कैलकुलेट कीजिए, चाहे 1000 यूनिट्स पर आप पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, राइट, आंसर सेम ही आएगा, राइट। तो दोस्तों प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का हमने फॉर्मूला देखा था, है ना।
अच्छा हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, पीवी रेशियो के हमने दो और दूसरे फॉर्मूलाज भी देख लिए थे। एक तो था चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, है ना, और इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था, जब इस लेवल पर भी रेशियो 20% मेंटेन हो रहा है कंट्रीब्यूशन में और सेल्स में, नेक्स्ट लेवल पर भी कंट्रीब्यूशन और सेल्स में रेशियो 20% ही मेंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके डिफरेंस में भी 20% ही मेंटेन हुआ होगा, राइट, तभी तो जाके आखिरी में भी वो 20% ही निकला। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, तभी जाकर दोस्तों एक और फॉर्मूले का आविष्कार हो गया था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। लेकिन ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला, इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये कि फिक्स कॉस्ट सेम होनी चाहिए दोनों लेवल पर, तभी तो जाकर जितना चेंज इन कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही चेंज इन प्रॉफिट भी आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहेगी। तो 1 रुपये से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो सीधे 1 रुपये से प्रॉफिट भी बढ़ेगा, राइट। इस फॉर्मूले के पीछे हमने कंडीशन देख ली थी, लेकिन फिर हमने देखा था एक एग्जाम्पल जिसमें कि अगर ये कंडीशन वायलेट हो तो फिर कैसे उसको ट्रेस बैक करना, जिसमें शायद हमने लिखा था कि चेंज इन प्रॉफिट इतने रुपीज है, 80,000 रुपीज है, और फिर वो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट या डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट है 30,000, तो हमने कहा अरे ये तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इधर अलग है और फिक्स कॉस्ट उधर अलग है, तो क्या सीधा सीधा फॉर्मूला लग सकता है क्या चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स? नहीं लग सकता। तो हमने क्या किया था, वो जो चेंज इन प्रॉफिट था ना, उससे हमने रिवर्स में कैलकुलेट कर लिया था दैट हाउ मच इज द चेंज इन कंट्रीब्यूशन, राइट। शायद प्लस या माइनस किया था ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो जितना चेंज इन प्रॉफिट है उससे कम ही रहा होगा चेंज इन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है 80,000 से, लेकिन उस बढ़त में 30,000 तो किसका योगदान रहा, डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन 1,10,000 से नहीं बढ़ा होगा, सिर्फ 50,000 से बढ़ा होगा। 50,000 से कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, फिक्स कॉस्ट 30,000 से कम हो गई, कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट 80,000 से बढ़ गया। सो चेंज इन कंट्रीब्यूशन वाज 50,000 and the change in sales was 1,50,000. It gave us answer 33.33%. ऐसा कुछ आया था आंसर। Is that clear? Okay, चलिए दोस्तों, इतना तो शायद कर लिया था हमने कल तक। अब आगे चलिए, तो बेसिक नंबर कहां तक आ गए, 4, 5 कहां तक आ गई हमारी नंबरिंग, 4 तक आ गए। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ओके, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर अब हम आ रहे हैं। फ्रेंड वाला एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है इट इज अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, चलिए, वैसे तो दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आता है ना, लेकिन जो आईपीसीसी में ब्रेक इवन पॉइंट कवर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की मूवी का 5 मिनट का ट्रेलर कवर होता है। तो दोस्तों एक बार हम यहाँ पर वो 5 मिनट का ट्रेलर बेसिक में कवर कर लेंगे, उसको एडवांस लेवल में हम आगे जाकर कवर करेंगे। यानी अकेले ब्रेक इवन पॉइंट पर लगभग 4 से 5 क्लासेस ली जा सकती है, इतनी गहराइयों में रहता है ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। बट हाँ, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा गहराई में न जाते हुए एक बार हम समुद्र की सतह पर तैरेंगे, ताकि हमारा आईपीसीसी का बेसिक आ जाए हमारे पास, और उसके बाद फिर हम आगे जाकर सिलेबस में एडवांस लेवल पर जाएंगे। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट क्या, कल हमने दोस्तों वो फ्रेंड वाला एग्जाम्पल लिया था क्या आइसक्रीम शॉप का? ओके, एक बार उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स मेक एन असम्पशन कि हम यहां पर कुछ मार्जिनल कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ओके, पर्टिकुलर्स, और यहां पर हम लिख रहे हैं अमाउंट। हमारा दोस्त है, उसने आइसक्रीम की शॉप शुरू करी, स्मॉल कॉर्नर शॉप उसने शुरू करी,
अभी तो नया नया यार उसका। लेट्स से कि उसने आइसक्रीम सेल करना शुरू किया कितने में, 20 में, ओके। और इस आइसक्रीम को वो परचेज कर लेकर आता है लेटेस्ट से 12 रुपीज में, लेटेस्ट 12 रुपीज में, राइट। यानी वो एक आइसक्रीम सेल कितने में करता है, 20 में, और आइसक्रीम परचेज करके कितने में लेकर आता है, 12। यानी ही हैज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 रुपीज, राइट। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एट द रेट ऑफ ₹8 पर यूनिट, ओके। लेकिन हाँ, उसने जहां पर ये शॉप लगाई है, लेट से वो रेंटेड प्रीमाइसेस है, जिसके लिए कि उसको कुछ फिक्स कॉस्ट नहीं पड़ती। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेंगे, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, ओके। जब हमारी उससे बातचीत हुई तो उसने बताया कि आई विल बी एबल टू सेल, लेट से आई विल बी एबल टू सेल 1500 यूनिट्स। मैं कितनी यूनिट्स बेच पाऊंगा, 1500। मैं 1500 यूनिट्स बेच पाऊंगा आइसक्रीम की, 1500 यूनिट्स बेच, ओके। तो दोस्तों अगर हम 1500 यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 1500 यूनिट्स इंटू 20 यानी कितना, 30,000, और इंटू 12 करोगे तो कितना आता है, 18,000, यानी कि कितना, 12,000, जो अदरवाइज भी आता 1500 इंटू 8 करके, हाँ, ओके। लेट से कि इसकी फिक्स कॉस्ट है 5,000 रुपीज, इसको 4,000 कर लो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ओके। और यानी कितना आ रहा है, 8,000 रुपीज का प्रॉफिट है। 8,000 रुपए महीने आ जाए तो अच्छा है, दोस्त का प्रॉफिट, बढ़िया उसका काम काज चल रहा है। 2-3 महीने उसने बढ़िया शॉप जमाई, आइसक्रीम को लेकर वो पॉपुलर हो गया अपने एरिया में। अपन भी अपनी पढ़ाई में मस्त हो गए, हमने कहा ठीक है यार उसका काम जम गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। 3-4-5 महीने बाद दोस्तों वो हमारे पास आया दौड़ा दौड़ा, और उसने कहा यार भाई सब लुट गया, बर्बाद हो गया। हमने कहा क्या लुट गया, क्या बर्बाद हो गया। उसने बोला भाई जो मैं 1500 यूनिट्स आइसक्रीम की बेचा करता था हर महीने, यानी डेली में 50 आइसक्रीम बेचा करता था, भाई वो सेल गिरकर 10, 15, 20 रह गया। यानी 20 अगर आइसक्रीम बिक गई तो मैं उसको कहता हूँ यार आज फिर भी अच्छा था, 10, 15, 20 आइसक्रीम पर मेरा सेल आ गया, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नुकसान में आ चुका हूँ। हमने कहा भाई बता कितना क्या सेल होता है। उसने बताया कि ऑन एन एवरेज मेरा 12 आइसक्रीम्स पर डे का सेल होता है। 12 आइसक्रीम्स पर डे इंटू 30 डेज, यानी कितने होते हैं, 360 आइसक्रीम्स, राइट। 360 आइसक्रीम्स इंटू 8 ही करते हैं सीधे, 360 आइसक्रीम्स इंटू 8 कितना हो रहा है, 2880। और जबकि उसकी फिक्स कॉस्ट ही कितनी है, 4,000, 4,000 रुपए तो उसकी फिक्स कॉस्ट ही है। हमने कहा भाई ये तो तेरा किराए का भी खर्चा नहीं निकला है, यू आर अर्निंग 2880 और खर्चा कितना लग रहा है, 4,000, मतलब यू आर इनटू लॉस। और अगर लॉस हो रहा है तो पैसा घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर को तो जो देना है, किराया जो देना है वो देना है, लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है तो पैसा घर से लाना। उसने बोला भाई वही तो प्रॉब्लम है। हमने बैठकर दिमाग लगाया यार ऐसा क्या हो गया, क्या पास में किसी कॉम्पिटिटर ने आइसक्रीम की शॉप ओपन कर ली। हमने ऐसा एनालिसिस किया, वी फाउंड कि नहीं यार ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं जो जिसने कि हमारे आसपास शॉप ओपन कर ली, जिसकी वजह से हमारा सेल्स डाउन जा रहा हो। हमने सब दिमाग लगाया यार क्या हुआ, क्या क्या हुआ। तभी अचानक से दोस्तों हमें एक आइडिया आ गया, भाई तूने जब शॉप ओपन करी थी तू खजराना गणेश गया था क्या। उसने बोला भाई यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई। कहा मैं पहली फुर्सत में वहां पर जा रहा हूं, और लगा, हमने कहा रुक भाई वहां जाकर बोलेगा क्या। हमने कहा नहीं, हमने कहा भाई एक काम कर, वहां जा और जाकर भगवान को बोलना कि हे भगवान मेरा इतना सेल करा दो, माना मैं 2 पैसे कमाऊं नहीं लेकिन मैं 2 पैसे गवाऊं भी नहीं। उसने बोला ब्रेक इवन पॉइंट, हमने बोला आईपीसीसी। तो दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि वह ऑफ सेल्स होता है नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, राइट। या दूसरे शब्दों में योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज जस्ट इनफ टू मीट दी फिक्स कॉस्ट, योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज जस्ट इनफ टू मीट द फिक्स कॉस्ट। जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना ही हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, भले ही प्रॉफिट नहीं होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि वह लेवल ऑफ सेल्स जहां पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। उसने बोला ठीक है भाई ऐसा जाकर बोलूंगा। हमने बोला अरे ब्रेक इवन पॉइंट तो उधर जाकर बोलेगा, उनको थोड़ी ना पता ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इट इज अ लेवल ऑफ सेल्स एंड, तो अपनी आप की बात है।
एक काम कर, ये चिट्ठी ले जा और चिट्ठी में ऐसी नंबर ऑफ यूनिट्स लिख देना और वहां पर ले जाकर दान पेटी में डाल देना है चिट्ठी कि हे भगवान, इतनी चिट्ठी, इतनी जितनी चिट्ठी में यूनिट्स लिखी हुई है, कम से कम इतनी यूनिट्स तो मेरी बिकवा देना। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कम से कम कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी? 500 यूनिट्स आ रहा है क्या आंसर? ओके, 500 यूनिट। शायद आपने ऐसे निकाला होगा कि हमें प्रॉफिट यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए? 0। अगर टारगेट प्रॉफिट 0 चाहिए और अगर फिक्स कॉस्ट 4000 है तो हमें कंट्रीब्यूशन भी कितना चाहिए? 4000। और 4000 का कंट्रीब्यूशन कमाने में हर एक एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 8 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रही है। तो 4000 इकट्ठे करने में हमें कितनी यूनिट्स लगेंगी? 500 यूनिट्स लगेगी। 4000 रुपीज का हमारा टारगेट कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय 8 पर यूनिट, यानी कि 500 यूनिट्स वी वुड नीड। अगर हम 500 यूनिट्स बेच देते तो वी वुड बी ब्रेकिंग इवन, राइट? यानी दोस्तों जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना ही हमें कंट्रीब्यूशन कमाना है। तो फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला पता है क्या था? ओरिजिनल फॉर्मूला था टारगेट कंट्रीब्यूशन, एंड टारगेट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। टारगेट कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट will give you how many number of units are required to reach the target contribution। लेकिन फिर बाद में ऐसा पता चला कि हमेशा जो टारगेट कंट्रीब्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट। तो एक काम करो ना, फॉर्मूला ही चेंज कर दो, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इज दैट क्लियर? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन एवरी, राइट? ओके, break even point is equal to fixed cost upon contribution per unit। break even point is equal to fixed cost upon contribution per unit। okay, this is the formula to calculate break even point, fixed cost upon contribution per unit। okay, और दोस्तों यहां पर फिक्स कॉस्ट की जगह पर हम कितना सेट कर रहे हैं? 4000 डिवाइडेड बाय 8 रुपीज पर यूनिट विल गिव यू कितना? 500 यूनिट्स। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। अब दोस्तों शायद आपने आईपीसीसी में ब्रेक इवन पॉइंट के नाम पर इतना ही पढ़ा हुआ है शायद, लेकिन नोट कर रहे हो आप? कर लिया? ओके, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदलती गई? एक मिनट, वैसे तो नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, सेम रहती? सेम रहती। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे ही आप कदम रखोगे तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड सिचुएशन होल्ड गुड नहीं करेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बदलती है। फॉर एग्जांपल, इसका सीधा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस से कि जो हमारा आइसक्रीम का सप्लायर है उसका कहना है कि आप अगर मुझसे अप टू 1000 आइसक्रीम्स खरीदोगे तो मैं आपको वो 12 रुपीज में सप्लाई करूंगा। लेकिन अगर आपने 1000 से ज्यादा खरीदना शुरू करी तो आप हमारे प्रेफर्ड कस्टमर हो जाएंगे, जिस केस में हम आपको 50 पैसे का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 11.50 में ही आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। अब दोस्तों इस केस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, हर यूनिट्स के लिए अलग अलग हो गई। अलग शुरू की 1000 के यूनिट्स के लिए इट इज एक्चुअली 12 और बाद की यूनिट्स के लिए इट इज एक्चुअली 11.50। अब उस केस में द बिग क्वेश्चन इज कि क्या ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो पाएगा? इस सिंपल से फॉर्मूला में बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या आ जाएगा कि आखिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह क्या लिखें? क्या हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते वक्त 12 यूज करें या फिर 11.5 यूज करें? दूसरी चीज दोस्तों, ये जो फिक्स कॉस्ट हम कब से पढ़ रहे हैं कि ये जो फिक्स कॉस्ट है ये टोटालिटी में हमेशा सेम रहती है, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो प्रोन टू सम काइंड ऑफ चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक लेवल के बियॉन्ड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको ये क्लासरूम बताया था। इस क्लासरूम की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंदर कितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हों इसका रेंट फिक्स है। लेकिन अगर कैपेसिटी को अच्छा खासा हम एक्सीड कर जाए तो फिर तो हमें एक बड़ा हॉल और लेना पड़ेगा जिसका की रेंट और ज्यादा होगा और वो जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी। सो नाउ द क्वेश्चन है कि फिर ऐसे सिनेरियो में जहां पर एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड हमारे फिक्स कॉस्ट चेंज होने वाली, तो आखिर हम ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट यूज करेंगे, पहले वाली या दूसरे वाली? डिपेंड करेगा वो सिचुएशन पे। तीसरा ये दोस्तों, अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो, एक मिनट यार,
वेरिएबल कॉस्ट तो यहां पर देख लिया और फिक्स कॉस्ट यहां पर देख लिया। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट पिक्चर में हो तो फिर उसका कैसे ट्रीटमेंट करना व्हाइल कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। स्टेप फिक्स कॉस्ट, नाम तो सुना होगा, स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट यानी आपने शायद उसका कभी डायग्राम देखा होगा, स्टेयर केस फिक्स कॉस्ट भी उसे हम कहते हैं, राइट। ओके दोस्तों, स्टेप फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि वो हमने इनकर कर दी और वो कुछ यूनिट्स तक तो सेम रहेगी, लेकिन उस यूनिट को हमने एक इतना सा भी एक्सीड किया तो वापस से वो कॉस्ट इंच अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद वो कुछ यूनिट्स तक सेम रहेगी, लेकिन फिर से अगर आपने एक्सीड कर दिया तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। लेट अस से कि हमारी एक मशीन है, इस मशीन में हमें स्पेयर पार्ट लगता है, या एक काम करो आप ऐसे समझो, हम ऑफिस में आर्टिकल चिपते हैं, हमारे यहाँ पर एचपी का प्रिंटर रखा हुआ है और प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज है, उस प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज है वो कार्ट्रिज लेट अस से 1000 पेजेस प्रिंट करती है और खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस केस में वो जो कार्ट्रिज की कॉस्ट होगी ना, वो स्टेप फिक्स कॉस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, वो कार्ट्रिज आती है 5000 रुपीज की, हम गए मार्केट 5000 रुपीज की कार्ट्रिज लेकर आए, अब हमने एक पेज निकाला तो भी 5000 ही लगने हैं, अगर हमें 100 पेज निकालने होते तो भी हमारे 5000 ही लगेंगे, और 1000 पेजेस तक हमारे कितने लगेंगे, 5000। लेकिन जैसे आपने 1000 से ज्यादा पेजेस निकालने शुरू करे तो आपको एक और कार्ट्रिज खरीदनी पड़ेगी और सीधे 5000 से कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,000। हाँ, फिर आप उसके बाद वंस यू हैव परचेज अनदर कार्ट्रिज, उसके बाद आप आराम से 1000 पेजेस और प्रिंट निकालिए, आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली नहीं। लेकिन फिर से जैसे आपने 2000 को क्रॉस किया वैसे ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। तो उसी तरीके से एक मशीन है, मशीन के अंदर एक स्पेयर पार्ट है जो कि हर 500 यूनिट्स के बाद चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे स्पेयर पार्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, स्टेप फिक्स कॉस्ट। इस सिचुएशन में आखिर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, ये इन फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सिचुएशन में बना हुआ है फॉर्मूला। देखना कितनी स्टैंडर्ड सिचुएशन कि कोई स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो क्या है, फिक्स कॉस्ट है जो सेम है, जो चेंज होने वाली नहीं है, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी सेम है, जो चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। एक और सिचुएशन में आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, किसी भी ऐसी एक कंपनी का नाम बता दीजिए जो कि सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाती हो। एक कोई सा भी ऐसा रियल लाइफ की किसी कंपनी का एग्जाम्पल बताइए जो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाती हो, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं। अपोलो टायर्स नहीं, नहीं नहीं नहीं, टायर्स एक ही तरह के आते हैं, काफी सारे तरह के आते हैं, काफी सारे तरह के आते हैं। आईटीसी, मैगी नहीं नहीं, वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मैगी, नेस्ले, आईटीसी, यिप्पी नूडल्स, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, पर ये कंपनी भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, सारी कंपनीज मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है। हिताची हुआ, सैमसंग हुआ, दोस्तों ये सब क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ऐसे केस में जब ये लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो दोस्तों मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हर एक एक प्रोडक्ट के लिए इनकी अलग अलग फैक्ट्रीज होती है कि फॉर एग्जांपल देयर आर 100 प्रोडक्ट्स, तो देयर आर 100 फैक्ट्रीज, या एक फैक्ट्री में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपोलो टायर्स, क्या हर अलग अलग टायर्स के लिए अलग अलग फैक्ट्रीज होंगी, या वो तो एक ही फैक्ट्री में अलग अलग तरह के टायर्स अलग अलग तरह बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैडबरीज, कैडबरीज की काफी सारी चॉकलेट्स आती हैं। दोस्तों, क्या हर अलग अलग चॉकलेट के लिए एक नई फैक्ट्री सेटअप होती होगी, या उसी फैक्ट्री में सारी चॉकलेट्स प्रोड्यूस होती है, उसी फैक्ट्री में सारी चॉकलेट्स प्रोड्यूस होती है। इस अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, वहां की फिक्स कॉस्ट ढूंढेंगे। वहां पर फिक्स कॉस्ट होगी फैक्ट्री प्रेमाइसेस का पूरा रेंट, मेंटेनेंस, वहां पर जो गेट कीपर खड़े हुए उनकी दूसरी सारी फिक्स कॉस्ट, ये सारी आपने एडअप कर ली। बट द बिग क्वेश्चन इज कि क्या ये जो फिक्स कॉस्ट है इससे सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेनिफिट हो रहा है या वेरियस प्रोडक्ट्स बेनिफिट हो रहे हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स बेनिफिट हो रहे हैं। हाउ वुड यू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पर सिंगल प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो एक सेलिंग प्राइस होगी, एक कंट्रीब्यूशन होगा, या अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग सेलिंग प्राइस और अलग अलग कंट्रीब्यूशन होंगे, अलग अलग सेलिंग प्राइस और अलग अलग कंट्रीब्यूशन होंगे।
लेकिन इनकी जो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो तो कॉमन में लग रही है, क्योंकि ये कॉमन फैसिलिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशंस में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें, ये हमने आईपीसीसी में पढ़ा ही नहीं है, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। तो अभी सिर्फ जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट देखा वो आईपीसीसी जितना देखा, आगे जाकर हम उसको बहुत गहराई में पढ़ेंगे। वो मैं नहीं बोल रहा था मैं 4 से 5 लेक्चर ले सकता हूँ अकेले ब्रेक इवन पॉइंट पर, राइट। वो यही है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैलकुलेट करने जाओगे देयर वुड बी सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। ये जो हम यहाँ पर सिचुएशन पढ़ रहे हैं इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड एंड वेरी जेनरिक सिचुएशन, बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, राइट। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग लेवल पर अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, अलग अलग लेवल पर अलग अलग फिक्स कॉस्ट लगेगी, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी पिक्चर में आ जाएगी, सेमी वेरिएबल भी पिक्चर में आ जाएंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पिक्चर में आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आखिर कैसे ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना वो हम आगे जाकर सीखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये कितनी यूनिट्स आ गए यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट? 500 यूनिट्स। हमने दोस्त को चिट्ठी में 500 यूनिट्स लिख कर दिया, उसने देखा 500 यूनिट्स, उसने बोला मैं भगवान को अगर रुपए में बोलना चाहूं कि हे भगवान इतनी यूनिट्स नहीं, हे भगवान इतने रुपए का सेल्स करवा देना, तो दोस्तों इस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को क्या हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कितना आ जाएगा? 10,000, राइट। 500 यूनिट्स को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 20 रुपीज से, कि 500 यूनिट्स हमारी बिक जाए एट द रेट ऑफ कितना? 20, यानी कितने रुपीस का हमारा सेल्स हो जाए? 10,000 रुपीस का सेल्स हो जाए तो हम ब्रेक इवन कर जाएंगे। ओके, क्या इसे ही कैलकुलेट करने का आपके पास एक दूसरा तरीका भी है क्या? एक तरीका था आईपीसीसी में जिसमें आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की बजाय रुपीस में निकाल दिया करते थे। दोस्तों उसके लिए आपको पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीवी रेशियो, है ना। हमारे इस केस में पीवी रेशियो कितना आता है? बता दे जाओ फटाफट। पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 40% आ रहा है क्या? ओके, पीवी रेशियो हमने समझा था 8 डिवाइडेड बाय 20, यानी 40% आ रहा है पीवी रेशियो। 40% पीवी रेशियो का मतलब होता है हर एक एक रुपए की सेल्स का हम 40% कॉन्ट्रीब्यूशन कमाएंगे। हमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है? 4,000 रुपीज का हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है ना, क्योंकि यही फिक्स कॉस्ट है, तो इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है ताकि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए। ये जो 4,000 रुपीज का हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कमाना है, इट इज इक्विवेलेंट टू 40% ऑफ द टोटल सेल्स। तो दोस्तों इस 4,000 को अगर हम डिवाइडेड बाय 40% कर दें तो हमें मिल जाएगा फुल वैल्यू ऑफ सेल्स कितना? 10,000 आ जाएगा हमारा ब्रेक इवन सेल्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक और फॉर्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन, याद तो होगा आपको, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें इन वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैलकुलेट करना है, देन द फॉर्मूला वुड बी फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो फिक्स कॉस्ट की जगह पर कितना लिखना चाह रहे हो? 4,000, और पीवी रेशियो कितना निकाला? 40%। इट गिव्स अस कितना? 10,000। खैर ये 40% तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया, 40% में तो कोई बड़ी बात नहीं। पीवी रेशियो हमने देख ही लिया था, पीवी रेशियो यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। चाहो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20, इट गिव्स अस कितना? 40%। ओके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 8 एंड सेलिंग पर यूनिट इज 20, इट गिव्स अस कितना? 40% का पीवी रेशियो। ओके, हम क्लास में शॉर्टकट लिख रहे हैं सीपीयू, ऐसा कोई वैलिड शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, है ना। कंट्रीब्यूशन, फिर पर यूनिट को आप पीयू लिख सकते हो, है ना। ओके, ये अदरवाइज हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि भाई 500 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है और हर एक एक यूनिट कितने रुपीस की है? 20 रुपीज पर यूनिट की, तो भी हमारा आंसर कितना आ जाता? 10,000 रुपीज आ ही जाता, राइट। ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ब्रेक इवन पॉइंट, 10,000 रुपीज या फिर 500 यूनिट्स। दोस्त को दो चिट्ठियां बनाकर दे दी, या तो 500 यूनिट्स वाली डाल देना या फिर 10,000 रुपीज वाली डाल देना, दोनों मत डाल देना। दोस्तों वो गया वहां पर, जाकर उसने चिट्ठी डाली, बढ़िया उसका जो सेल्स है ना वापस से बढ़ गया, और अब ही इज नाउ सेलिंग हाउ मेनी यूनिट्स?
1500 यूनिट्स अब वो सेल कर रहा है, बढ़िया राइट। काम का जम चुका था। उसने कहा आइसक्रीम की शॉप पर मैं बैठकर क्या करूंगा, कस्टमर आता है, आइसक्रीम का फ्लेवर वो खुद ही सिलेक्ट करता है, ऑर्डर देता है और आइसक्रीम सेल करनी पड़ती है, इसमें मेरा खुद का तो कोई रोल ही नहीं है। उसने एक काम किया, उसने वहां पर छोटू नाम का एक लड़का था, उसने उसको वहां पर बैठाना शुरू किया कि यार यही संभाल लेगा, अब क्या सारा काम तो अपना बिलिंग होता है, कस्टमर आता है आइसक्रीम सिलेक्ट करता है, छोटू को ऑर्डर देगा, छोटू निकाल कर दे देगा। अपने दोस्त ने सारा कामकाज हैंड ओवर कर दिया छोटू को और वो इधर उधर दूसरे बिजनेस करने निकल गया। 2-3 महीने तो छोटू ने बढ़िया दुकानदारी चलाई। तभी दोस्तों एक बार की बात है, वहां पर अपने दोस्त की शॉप पर जहां छोटू बैठा हुआ था, वहां पर एक बाबा आए, बाबा। और बाबा ने आकर छोटू को बोला छोटू आइसक्रीम खिलाओ बा। तो बाबा को देखते हुए छोटू ने पहले तो प्रणाम किया, प्रणाम बाबा, आइए पधारिए। और आइसक्रीम छोटू ने निकाल कर दी, ये लीजिए बाबा आइसक्रीम। बाबा ने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम फिनिश। छोटू ने बोला बाबा आइसक्रीम कैसी, बाबा ने बोला बहुत बढ़िया आइसक्रीम। और बाबा पलट गए। छोटू ने कहा 1 मिनट, ऐसे 20 रुपए। छोटू ने बोला बाबा बाबा। बाबा ने बोला बोलो छोटू, उनको ही पता था ये छोटू है। तो छोटू ने बोला 20 रुपए। बाबा नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, दुष्ट बालक, बाबा से पैसे मांगता है सांसारिक जीव, मोह माया, 20 रुपए तू मुझसे आइसक्रीम के मांग रहे, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा सेल्स 300 यूनिट से कम हो जाएगा, 300 यूनिट से कम हो जाएगा। ऐसा श्राप किसको मिल गया, छोटू को। छोटू इज इन टेंशन कि यार ये क्या हो गया, एक आइसक्रीम के चक्कर में कितने आइसक्रीम का नुकसान हो रहा है मेरा, 300 आइसक्रीम का। और बाबा श्राप देकर निकल गए। छोटू जो है ही इज इन टेंशन। उसने सबसे पहले तो अपने दोस्त को फोन लगाया जो दुकान का मालिक था, दोस्त ने फोन नहीं उठाया। छोटू भयंकर टेंशन में, अब क्या होगा। छोटू दौड़ा 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 हमारे पास है, उसको पता था कि ये भैया भी भैया के पास ही जाते हैं पूछने, इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है। छोटू दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया और उसने ऐसा पूरा वाक्य सुनाया कि ऐसा ऐसा आज हो गया था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं लॉस में आ जाऊंगा। कितनी यूनिट्स का वैसे श्राप मिला है दोस्तों, 300 यूनिट्स, है ना। और अभी हाल फिलहाल कितनी यूनिट्स हम सेल करते हैं, 1500 यूनिट्स, ओके। और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 500 यूनिट्स, ओके। दोस्तों सिर्फ कितनी यूनिट्स, 300 यूनिट्स हम नीचे जाएंगे, क्या हम लॉसेस में आ जाएंगे या फिर हम स्टिल प्रॉफिट्स में रहेंगे, हम स्टिल प्रॉफिट्स में रहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 1500 यूनिट्स तक का, ये जो डिफरेंस 100 से 500 यूनिट्स तक का, दोस्तों ये जो डिफरेंस है वैसे कितनी यूनिट्स का डिफरेंस है, 1000 यूनिट्स का डिफरेंस है। यानी हमने छोटू को समझा है, भाई छोटू 300 यूनिट्स तो क्या, अगर कितनी यूनिट्स का भी श्राप मिल जाता, 1000 यूनिट्स का भी श्राप मिल जाता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम एटलीस्ट लॉसेस में नहीं आते। दोस्तों जो 1000 यूनिट्स है इसे हम टेक्निकली कहते हैं आईपीसीसी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। याद करो वो दिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। तो दोस्तों अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का कोई आपको जबरदस्ती बोले कि यार फॉर्मूला बनाकर बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो आपका फॉर्मूला पता है क्या होगा, एक्चुअल सेल्स जितना कि अभी हम कर रहे हैं माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हम ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट सेल करते हैं वो सब क्या होती, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होती। क्योंकि उतनी यूनिट हम वापस से पीछे भी आ जाए तो चलता है, हम लॉसेस में नहीं जाते हैं, वी आर स्टिल इनटू प्रॉफिट्स। इज दैट क्लियर, ओके। सो आवर नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे हम प्यार से एमओएस बुलाया करते थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का दोस्तों फॉर्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स की यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। ओके, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स की जगह पर हम लिखने वाले हैं 1500 और ब्रेक इवन यूनिट्स की जगह पर हम लिखने वाले हैं कितना, 500, यानी कि इतना आ जाता है 1000 यूनिट्स।
हमने कहा यार छोटू तो बिना बात छोटी छोटी बातों पर टेंशन में आ जाता है, एक काम कर ये लग। हमने उसको एक चिट्ठी दी और हमने कहा ये देख, अब आगे से कोई भी बाबा आए और अगर तुझे 1000 यूनिट्स तक का भी श्राप दे देना तो टेंशन में मत आना, चुपचाप वो श्राप ले लेना 1000 यूनिट्स। ओके, छोटू वो चिट्ठी लेकर गया, उसने कहा ठीक है किसी भी बाबा को आने दो, जो भी वो श्राप देंगे मैं इस 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट में चेक कर लूंगा। छोटू वापस गया शॉप पर, कुछ 2-4-5 दिन बीते थे दोस्तों, इतने में वापस से एक और बाबा का आना हुआ। इस बार ये जो बाबा आए थे उन्होंने गले में रुपयों की माला टांग रखी थी। पैसा बाबा उन बाबा का नाम था, पैसा बाबा। पैसा बाबा आए और उन्होंने छोटू को बोला छोटू आइसक्रीम। छोटू ने फटाक से आइसक्रीम निकाल कर दी। इस बार वो कॉन्फिडेंट था कि बाबा ने तो पैसों की माला गले में टांग रखी, इनसे अभी क्या पैसे मांगना, राइट, यूं पूछ लेंगे। तो दोस्तों उसने छोटू ने आइसक्रीम निकाल कर दी बाबा को। बाबा ने बढ़िया आइसक्रीम खाई। जैसे ही आइसक्रीम फिनिश हुई बाबा अबाउट टर्न हो गए। छोटू ने कहा बाबा पैसे, पैसा बाबा पैसे, 20 रुपए एक आइसक्रीम। बाबा वापस से अबाउट टर्न हुए और बाबा ने बोला दुष्ट छोटू, सांसारिक जीव बाबा से पैसे मांगता है, लोभी, जा तुझे श्राप दिया तेरा शेष 5000 रुपए से नीचे आ जाए। छोटू ने चिट्ठी निकाली, चिट्ठी में तो यूनिट्स लिखी हुई थी और इस बार श्राप किस में मिल गया, रुपीज में मिल गया। छोटू दौड़ता दौड़ता आपके पास आया कि भैया भैया वो बाबा आए थे, श्राप दिया। हमने कहा अरे छोटू किस बात की टेंशन, लिख के तो दिया था 1000 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स का श्राप मिला, यूनिट्स नहीं रुपया बाबा थे, रुपए में उन्होंने श्राप दिया है, 5000 रुपए का श्राप दिया, 5000 रुपए से सेल्स डाउन हो जाएगा। दोस्तों अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 5000 रुपीज से जो हमारा सेल्स डाउन होने वाला है इससे क्या हम लॉसेस में आ जाएंगे या वी विल स्टिल इन प्रॉफिट्स, स्टिल प्रॉफिट्स में होंगे। तो आपने वो निकाल लिया क्या कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कितना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालने के लिए हम दो नंबर्स को कंपेयर कर लेंगे। एक तो अभी हमारा कितने रुपीज का सेल्स है, हाँ 30,000 रुपीज का सेल्स है, राइट, और हमारा ब्रेक इवन सेल्स कितने रुपीज है 1000, यानी कितने रुपीज का डिफरेंस आ रहा है 20,000। अब भी हमारा सेल्स हो रहा है 30,000 रुपीज और वो अगर गिर कर जमीन पर भी आ जाए 10,000 रुपीज भी आ जाए, यानी 20,000 रुपीज से अगर हमारा सेल्स गिर भी जाए तो भी वी विल नॉट बी इनटू लॉसेस। तो दोस्तों जो 20,000 रुपीज है क्या हो गया, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। लेकिन यूनिट्स में नहीं, ये किस में हुआ, रुपीज में हुआ। इज दैट क्लियर, 20,000 रुपीज आ गया क्या सबको समझ में। ओके अगर कोई आपको इसका फॉर्मूला बनाने का बोले तो फॉर्मूला बहुत सिंपल, एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू, ठीक है। या ऑल्टरनेटिवली 20,000 ऐसे भी निकल सकता था। हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में तो कैलकुलेट कर ही लिया था, 1000 यूनिट से हमारा सेल्स नीचे आ जाए चलेगा, और हर एक एक यूनिट हम कितने में बेचते हैं, यानी कि कितने रुपीज से नीचे आ जाए चलेगा 20,000। इज दैट क्लियर, दोनों में से आप कैसे भी निकाल लो आपका आंसर 20,000 रुपीज आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके। तो दोस्तों एक और फॉर्मूला लिखे लें यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ओके मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना इसके नीचे आप लिख लीजिए इन यूनिट्स, है ना। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था ये था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, ओके। और अब जो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला देख रहे हैं इट इज एक्चुअली इन रुपीज या फिर इन, ओके। इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे एक्चुअल सेल्स वैल्यू, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स नहीं, एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू। ओके दोस्तों इसमें आप डेटा फिट कर लीजिए, है ना, खुद से डेटा फिट कर लीजिए। क्या डेटा आप फिट कर लेंगे, कितने रुपीज माइनस कितने रुपीज, 30,000 माइनस 10,000, इट विल गिव यू कितना 20,000 रुपीज का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज टर्म्स, राइट। 20,000 रुपए का आ जाएगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में। इज दैट क्लियर, ओके। 20,000 आ गया। आप चाहें तो उसे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, वो जो आपका आंसर आया ना 20,000, वो जो आपका आंसर आया है 20,000 रुपीज, आप उस पर ऐसा भी लिख लो कि ये 20,000 रुपीज कैसे आया है, 1,000 यूनिट्स का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स, और हर एक एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 20 रुपीज, एंड हेंस वी गेट द आंसर 20,000 रुपीज, राइट, ओके। है ना, ऐसे भी तो निकाल सकते थे जब हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकाल लिया, ओके ठीक है। छोटू को हमने कहा देख भाई यूनिट्स में श्राप मिले तो ये चिट्ठी कितनी यूनिट्स 1,000 यूनिट्स,
रुपीज में श्राप मिले तो कि ये वाली चिट्ठी कितने रुपीज, 20,000 रुपीज। जाओ, या तो यूनिट्स होती है या फिर रुपीज होता है, इसके अलावा और कुछ होता नहीं। छोटू बढ़िया एक चिट्ठी इस जेब में, एक चिट्ठी इस जेब में गया, मदमस्त होता हुआ दुकान पर। उसने कहा माने तो किसी भी बाबा को, जो श्राप देंगे मैं झेलने के लिए तैयार हूं, या तो ये चिट्ठी निकाल लूंगा, ये चिट्ठी निकाल लूंगा। 4-5 दिन हुए दोस्तों, एक और बाबा का आना हुआ। इस बार ये जो बाबा आए थे पढ़े लिखे लग रहे थे, काफी बार पढ़े लिखे, यानी कि चश्मा वश्मा लगाया हुआ था, मतलब मुझे मत देखो आप ऐसे, चश्मा वश्मा लगाया हुआ था, पढ़े लिखे बाबा लग रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटू आइसक्रीम खिलाओ। छोटू ने कहा यार पहले एक बाबा आए थे, उनको आइसक्रीम दी थी, फिर पैसा बाबा आए थे, पर ये बाबा थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं, समझेंगे कि यार एक दुकानदार की भी तो कॉस्ट लगती है। छोटू ने फटाक से आइसक्रीम आगे बढ़ा दी। बाबा ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खा पीकर बाबा अबाउट टर्न हो गए, मुड़ गए। छोटू ने कहा बाबा आप एक समझदार प्राणी लग रहे थे, 20 रुपए इस आइसक्रीम के, मुझे 20 रुपए मुझे भी जवाब देना पड़ता है। दुष्ट छोटू, सांसारिक जीव, मोह माया लोभी, तेरे मन में लालच भरा हुआ है, 20 रुपए तू बाबा से मांगेगा आइसक्रीम? जा, तुझे श्राप दिया तेरा से 30% से कम हो जाए। छोटू ने बोला इधर लिखी यूनिट्स, इधर लिखी है रुपीस, और ये तो काफी इंटेलिजेंट पढ़े लिखे बाबा निकले, इन्होंने श्राप किसमें दे दिया? परसेंट में श्राप मिला इस बार। छोटू दौड़ता दौड़ता हमारे पास आया। हमने कहा भाई यूनिट्स और रुपीस सब तो लिख दिया था, अब क्या हुआ? छोटू बोला परसेंट, परसेंट, इस बार परसेंट में श्राप मिला है। हमने कहा यार परसेंट में श्राप मिल दिया, ऐसे कैसे पढ़े लिखे बाबा आ गए? तो दोस्तों अब आप क्या यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कितना परसेंट है। दोस्तों हम अभी कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं? हाँ जी 1500 यूनिट्स। वैसे हमारा ब्रेक इवन कितना है? 500 यूनिट्स, यानी कितनी यूनिट से हम गिर भी जाएं तो चलेगा, 1000 यूनिट से अगर हम गिर भी जाएं तो भी चलेगा, राइट। अब दोस्तों सवाल मेरा आपसे यह है कि ये जो 1000 यूनिट्स की गिरावट आएगी, ये जो 1000 यूनिट्स की गिरावट आएगी, इसका बेस हम क्या लेंगे? 1500 यूनिट्स हम इसका बेस लेंगे, या 500 यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट हम इसका बेस लेंगे? परसेंट में निकालना है ना, 1500। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब इंसान गिरना शुरू होगा तो वो कहां से गिरेगा? ऊंचाइयों से। 1500 से वो नीचे गिरेगा, राइट। तो 1500 से कितना नीचे गिर सकता है? 1000 यूनिट्स नीचे आ सकता है तो उसे चलेगा। 1000 यूनिट्स का फॉल को बेयर कर सकता है, इतना उसके पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 1000 यूनिट्स का फॉल बेयर कर सकता है ऑन द बेस ऑफ 1500, यानी कितने परसेंट आ रहा है आंसर? 66.67% तक से भी अगर हमारा सेल्स गिर जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंट होता है कितना? 66.67%। अगर कोई आपसे इसका फॉर्मूला बनाने को कहे तो क्या फॉर्मूला बना पाओगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंट का? फॉर्मूला देखना क्या होगा, एक्चुअल सेल्स की यूनिट्स 1500 माइनस ब्रेक इवन सेल्स की यूनिट्स 500, यानी कितने यूनिट्स का फॉल चलेगा? 1000 यूनिट्स, और अपॉन एक्चुअल सेल्स, ब्रेक इवन नहीं, अपॉन एक्चुअल सेल्स 1500, एंड वी गेट द आंसर 66.67%। क्या क्लियर हो रहा है? बोलो, इज दैट क्लियर? लिख लें इस फॉर्मूला को। तो अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंट कैलकुलेट करना हो, तो हमारा फॉर्मूला होगा एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स यूनिट्स लिख सकते हैं, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी लिख सकते हैं, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। और इसका डिनोमिनेटर ध्यान रखना, कभी कभी डिनोमिनेटर में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। डिनोमिनेटर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, डिनोमिनेटर एक्चुअल सेल्स ही। और उसके पीछे लॉजिक भी हमारे पास है कि एक्चुअल सेल्स क्यों डिनोमिनेटर, क्योंकि जब हम गिरेंगे कि भाई हमारा सेल्स 20% से गिर गया या 30% से गिर गया, तो कहां पर लगेगा 30%? एक्चुअल सेल्स से हम नीचे आएंगे 30%, राइट। तो एक्चुअल सेल्स है 1500 यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स है 500 यूनिट्स अपॉन 1500 यूनिट्स, राइट। 66.67% आता है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। ऑल्टरनेटिवली दोस्तों अगर हम चाहते तो यहां पर हम यूनिट्स की बजाय, है ना, रुपीस को भी यूज कर सकते थे। ये जो हमने यूनिट्स में किया ना सारा काम, यही सारा काम रुपीस में भी तो किया जा सकता था। जो हमारा एक्चुअल सेल्स आ रहा है इन रुपीस, वो कितना है? 30,000 है, और माइनस 10,000 का ब्रेक इवन सेल्स, और डिवाइडेड बाय अगेन 30,000। खैर वो तो आप भी समझ
आंसर तो सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि हर यूनिट पर सेलिंग प्राइस तो 20 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देने से आंसर बदलने वाला नहीं है, राइट। आंसर कितना आता है 66.67%। ओके दोस्तों, क्या है, क्लियर है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बेसिक यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। ओके, मैं इन दोनों की आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट की और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। खैर वो डेफिनेशन वही होगी जो ऑलरेडी आईपीसीसी में। ये ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे क्या आपने 4 लाइंस की जगह छोड़ी थी दोस्तों, है ना, फटाफट यहां पर लिख लो डेफिनेशन, वही चीर परिचित डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं। लिखिए दोस्तों, इज अ लेवल ऑफ सेल्स, इज अ लेवल ऑफ सेल्स, लेवल ऑफ सेल्स एट विच देयर इज, बच्चा बच्चा जानता है, of sales at which there is no profit, no loss. Is a level of sales at which there is no profit, no loss. Full stop. In other words, contribution is just sufficient. In other words, contribution is just sufficient to meet the fixed cost. ठीक है, contribution is just sufficient to meet the fixed cost. Okay. ठीक है, हाँ जी। इसके बाद दोस्तों हम किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में लिखना चाह रहे हैं। तो शायद वहां पर हमने जगह नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं, नीचे लिख लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ लेवल ऑफ सेल्स, margin of safety is a level of sales which is over and above break-even sales. Margin of safety is a level of sales which is over and above break-even sales. Which is over and above break-even sales. इन्हें ब्रेक इवन से हम जो ऊपर बेच दें वो सब क्या हो जाता है, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है, क्योंकि वो हमें सेफ्टी मार्जिन देता है कि कल को चलो रिसेशन आया, बिजनेस में कुछ भी एडवर्स सिचुएशन आई, और अगर हम इतना पीछे भी आए ना तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एटलीस्ट लॉसेस में नहीं जाएंगे, राइट। दोस्तों अगर मैं इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को पिक्चराइज करूं तो ये कुछ इस तरीके से पिक्चराइज होता है। यहां पर है नंबर ऑफ यूनिट्स, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स, हियर वी हैव गॉट 0 यूनिट्स, और वहां पर जो हमारा एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स है हमारा 1500 यूनिट्स, ये होता है हमारा एक्चुअल सेल्स। ओके 1500 यूनिट्स, है ना। यार 1500 यूनिट्स तो काफी दूर है, हमारा ब्रेक इवन तो यहीं कहीं आ जाता है ना, हमारा ब्रेक इवन यहां पर आ जाता है 500 यूनिट्स पर, राइट। इन 500 यूनिट्स पर आ जाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, 500 यूनिट्स पर आ जाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो हर वो सेल्स जो 500 यूनिट्स के बियॉन्ड, हर सेल्स जो हम 500 यूनिट्स के बियॉन्ड, वो सब क्या हो जाता है, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है, राइट। यानी कि यहां से यहां तक का सेल्स इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन सेल्स, और इसके बियॉन्ड जो भी सारा सेल्स होता है वो सब क्या हो जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ओके, अब इस डायग्राम को अभी आपने बनाया तो चलो जैसा भी हो, अभी मत बनाओ, इस डायग्राम की हम इंपॉर्टेंस समझते हैं। उसके लिए मैं यहां पर आपको नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यानी नंबरिंग 6 आएगी ना, 7। द नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट। ओके, अच्छा एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट होता है वो क्या अकाउंट्स में जो हम पढ़ते हैं प्रॉफिट, यानी एफआर में जो हम पढ़ते हैं प्रॉफिट, या जो एफएम में पढ़ते हैं प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट होता है, ये कुछ अलग ही प्रॉफिट है, ये कुछ अलग ही प्रॉफिट है, राइट। एक्चुअल में ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं होता, एक्चुअल में ये वाला प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे तो काफी सारी चीजें माइनस होती है ना, जैसे इंटरेस्ट माइनस होता है, टैक्सेस माइनस होते हैं, डेप्रिसिएशन तो पहले ही हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पहले ही हो जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट है या नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, वो तो ऑपरेशंस में लगी, राइट।
तो ये जिसे हम प्रॉफिट लिखते हैं उसका एक्चुअल में रियल लाइफ में मतलब क्या होता है, इट इज नॉट नेट प्रॉफिट, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन कॉस्टिंग वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही प्रॉफिट मान लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो कंट्रोल रहता है वो सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल तक रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे जो सारा कंट्रोल रहता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस की कॉस्ट आती है, इंटरेस्ट ऑन डेट आता है, उस पर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। टैक्सेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो कंट्रोल आता है वो सिर्फ कहां तक आता है, सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट तक हमारा कंट्रोल रहता है। तो इसलिए कॉस्टिंग वाले बस वो जिसे प्रॉफिट बोलते हैं वो असली में ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ही होता है। ओके दोस्तों, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कुछ तरीके होंगे यहाँ पर। प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, या दूसरे शब्दों में प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हो गया। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट भी प्रॉफिट ही होगा क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट विल अगेन गिव यू व्हाट, प्रॉफिट। जब मैं ऐसा सब पढ़ा ही रहा था तभी किसी ने बोला सर प्रॉफिट प्रॉफिट है ही नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, प्रॉफिट प्रॉफिट है ही नहीं। मैंने कहा अगर प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट क्या है? उसने बोला सर प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स है। प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स है। मैंने कहा एक मिनट यार क्या हो रहा है? उसने बताया सर ये ब्रेक इवन पॉइंट की हम यूनिट सेल कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सेल कर रहे हैं। सर कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं? 500 यूनिट सेल कर रहे हैं। सर हर एक यूनिट पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 8 रुपीज था शायद उस एग्जाम्पल में। तो 500 यूनिट्स पर हमने जो 8 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कमाया, यानी कि कुल कितने रुपीज का कंट्रीब्यूशन कमाया? 4000। सर ये जो कंट्रीब्यूशन आया 4000 ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन ऑन ब्रेक इवन यूनिट्स से तो हमने क्या मीट करी, हमारी फिक्स कॉस्ट। तो सर यहां तक का इतनी यूनिट्स जो कि ब्रेक इवन पॉइंट तक की यूनिट्स आती है, वहां तक का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ कहां चल जाता है, फिक्स कॉस्ट को मीट करने में चला जाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट पर आकर हमारा कंट्रीब्यूशन इतना हो जाता है जिससे कि हमने हमारी फिक्स कॉस्ट पूरी तरह से मीट कर ली। अब सर अगर इसके बाद हमने एक भी यूनिट्स एक्स्ट्रा बेची तो उस एक यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। So profit is nothing but contribution on margin of safety units, यानी जो यूनिट्स आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बेचेंगे उन यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन ही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। उसने कहा सर प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने कहा बात तो सही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट का प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों यहां पर प्रॉफिट का वो जो रेगुलर फॉर्मूला है वो तो हम लिख ही चुके हैं। प्रॉफिट का रेगुलर फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस, है ना। प्रॉफिट का रेगुलर फॉर्मूला होता है, एक मिनट आपने कुछ लिखा तो नहीं ना, एक मिनट आपने लिखा तो नहीं ना? मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी कॉपी में यहां तक लिखा हुआ 66.67% तक, ज्यादा से ज्यादा आपने ग्राफ बनाया हुआ है ना। अभी आप प्रॉफिट के बारे में मत लिखना, है ना, क्योंकि चीजें हमें वापस से मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे आकर अभी अपडेट करनी, ठीक है। अभी बस मैं लिखता हूं बोर्ड पर, आप बाद में आराम से लिखना, है ना। तो दोस्तों प्रॉफिट का ये तो हुआ रेगुलर फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। एक और फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा प्रॉफिट का, नहीं अभी जो देखा अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक क्या है कि प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअली प्रॉफिट, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूशन ऑन यूनिट्स विच आर सोल्ड ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आता है वही प्रॉफिट बन जाता है। हम इसे चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ये रहा हमारा सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट में हमने कितनी यूनिट सेल करी, 500 यूनिट्स, जबकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमने कितनी यूनिट सेल करी है, 1000 यूनिट्स। ओके दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस कितना, 20 था ना। तो ब्रेक इवन पर हमारा सेल्स कितना आता है, 500 यूनिट्स इंटू 20 कितना आता है सेल्स, हाँ जी 10,000। और वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ कितने रुपीज, 12 रुपीज है ना। ओके यानी कितनी आ जाती है ये, करके बताओ यार,
6,000 आ रहा है, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 4,000। यानी क्या ऐसी बात है कि हम ब्रेक इवन तक कंट्रीब्यूशन नहीं कमा रहे हैं, ब्रेक इवन तक भी कंट्रीब्यूशन तो कमा रहे हैं, ब्रेक इवन तक भी हम कंट्रीब्यूशन तो कमा रहे हैं, लेकिन ये बेचारा कंट्रीब्यूशन किसकी बलि चढ़ जाता है, फिक्स कॉस्ट की, और हमारा प्रॉफिट 0 हो जाता है। लेकिन यस, एक बार अगर हमने 4,000 की फिक्स कॉस्ट मीट कर ली तो अब कोई फिक्स कॉस्ट मीट करने की जरूरत नहीं है। अब जो 1,000 यूनिट्स पर हम सेल्स करें 20 का, यानी कि 20,000 रुपीज का, उस पर सिर्फ हमें वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी है 12,000, तो इन यूनिट्स पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा वही सीधे क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके। एक स्टूडेंट ने ऐसा समझा है, उसने बोला सर फिर तो प्रॉफिट दूसरे तरीके से भी निकल सकता है। मैंने कहा कैसे यार? उसने बोला सर पीवी रेशो। मैंने कहा पीवी रेशो? उसने कहा सर इस वाले एग्जाम्पल में पीवी रेशो कितना आ रहा था, 40% आ रहा था ना पीवी रेशो। हाँ 40% था पीवी रेशो। सर ये जो शुरू का ब्रेक इवन सेल्स है, सर यूनिट्स पर मत जाइए, रुपीस पर आइए, ये जो ब्रेक इवन सेल्स है, इस ब्रेक इवन सेल्स पर अगर आप पीवी रेशो लगाएंगे तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो तो फिक्स कॉस्ट मीट करने में चला जाएगा, लेकिन जो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, यूनिट्स पर मत जाइए, सेल्स पर आइए, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है 20,000 रुपीज पर अगर पीवी रेशो लगाएंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा वही प्रॉफिट बन जाएगा। तो दोस्तों प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला मिल गया ना हमें, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो। ओके, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो। बात तो सही की उसने, है ना? इससे भी आंसर आ जाएगा और इससे भी आंसर आ जाएगा। इससे कैसा 1,000 यूनिट्स इनटू, यानी कितना आ रहा है आंसर, और इससे भी कैसा आ रहा है यार, इनटू कितना 40%, यानी कितना 8,000। मैंने कहा यार ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है, कॉन्सेप्ट सिखाने में आया था और बच्चे कॉन्सेप्ट सिखा रहे कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी प्रॉफिट निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है। मैंने कहा बस अब बहुत हो चुका, ये देखो अब जादू। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स हमने यहां पर निकाली, वैसे दोस्तों कैसे निकाली हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। मैंने बोला 1 मिनट, अब 2-4 फॉर्मूले मेरी तरफ से भी ले लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कैलकुलेट करने का दोस्तों हमारे पास एक और फॉर्मूला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, है ना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इज इक्वल टू क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बच्चों ने पूछा सर ये कैसे फॉर्मूला, मतलब सर वो मैथमेटिक्स तो लग गया पर इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने कहा चलो समझो इसका लॉजिक। इसका लॉजिक ये है कि प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट क्या है? कंट्रीब्यूशन है। और कौन सी यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन को आप एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट से तो आएगी। फिर से, प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट क्या है? कंट्रीब्यूशन है। किस पर कंट्रीब्यूशन है? ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। तो जब आप कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आ जाएगा। बोलो। मैंने कहा 1 मिनट, अरे एक और फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। सॉरी ये मैथमेटिकली तो ठीक है पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? यानी कैसे, मतलब ऐसे कैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स? मैंने कहा वेरी सिंपल, प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट क्या है? कंट्रीब्यूशन है ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। तो प्रॉफिट एक्चुअल में क्या है? कंट्रीब्यूशन है ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। और जब आप उन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ही यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला जा सकता है? प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स।
क्योंकि ये प्रॉफिट जो दिख रहा है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं है, इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स. So when you divide it by the margin of safety units, you will get contribution per unit. मैंने कहा एक मिनट, अभी एक दो फॉर्मूले और लेते जाओ. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला. भाई वैसे तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वहां पर कैसे कैलकुलेट किया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैसे कैलकुलेट किया था, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. लेकिन ये लो एक और फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. तो ये कैसे फॉर्मूला कैसे, मैंने बोला एक्चुअल में प्रॉफिट है ही नहीं. प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन है. तो जब आप कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, जब आप कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को कंट्रीब्यूशन के रेशियो से डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स से लेटेस्ट से 2,000 रुपए, और जब आप उसको उसके पीवी रेशियो से यानी 20% से डिवाइड करोगे तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. क्योंकि पीवी रेशियो क्या बताता है कि सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है. तो अब आप जब कंट्रीब्यूशन को उसी परसेंट से डिवाइड करोगे तो आपको फुल वैल्यू ऑफ सेल्स मिल जाएगा. प्रॉफिट है ही नहीं, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है. तो जब आप कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को कंट्रीब्यूशन के ही परसेंट से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाने वाला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मिल जाने वाला है. मैंने कहा एक मिनट, अभी एक फॉर्मूला और लो मेरी तरफ से. पीवी रेशियो, अरे वैसे तो हम पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से निकालते हैं. या दो और फॉर्मूले वहां पर पढ़े थे, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, या एक और फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. मैंने कहा एक मिनट, ये फॉर्मूला और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन एमओएस सेल्स. तो ये कैसे फॉर्मूला, मैंने कहा एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है ही नहीं. प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है. तो जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के कंट्रीब्यूशन को न्यूमरेटर में रखोगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को डिनोमिनेटर में रखोगे तो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ही तो हो रहा है. तो ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स वापस से क्या ला कर देगा, पीवी रेशियो ला कर देगा. इज दैट क्लियर, बोलो यार. इंस्टीट्यूट आईपीसीसी में सीधे सीधे पीवी रेशियो निकलवाता था. यहां पर वो लोग पता है क्या करेंगे, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में पीवी रेशियो ही नहीं देंगे. आप सोचोगे यार चलो मैं पीवी रेशियो निकालूं, आप कैसे पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या ढूंढोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढोगे और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढोगे, और दोनों ही नहीं देंगे. और वो क्या करेंगे, पीवी रेशियो निकालने के लिए आपको बता देंगे कि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट इतना था, पिछले साल कंपनी का एक्चुअल सेल्स इतना था और ब्रेक इवन सेल्स इतना था, अब बताओ पीवी रेशियो कितना. तो बोलेंगे यार पीवी रेशियो के लिए इतना था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, पर कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं यहां पर, क्योंकि इन्होंने तो सीधे क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, और एक्चुअल और ब्रेक इवन सेल्स दे दिया. तो वो वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं पाएगा पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. अच्छा वो भी नहीं लग पाएंगे चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, क्योंकि उसके लिए लेवल की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती. तो तब आपको ये फॉर्मूलाज काम में आएंगे. तब आप दोस्तों अपने आप से कहना, अपन किसका फॉर्मूला समझ रहे, पीवी रेशियो का. उन्होंने हमें प्रॉफिट दे रखा है, आप अपने आप से कहना कि प्रॉफिट है ही नहीं. प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है. तो क्यों ना कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को डिवाइड कर दूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पीवी रेशियो मिल जाएगा. इज दैट क्लियर, बोलो, है ना. लिख लें हम इन सारी बातों को. चलो ओके. तो यार कैसे क्या प्लान बनाया आपने, मैं बताता हूं कैसे अपनी स्कीम ऑफ नोटिंग क्या रहेगी. सबसे पहले तो इसको लिख लो, है ना. फिर अपन यहां पे लिख लेंगे कि ये में दिख रहा है कि ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है. ठीक है ना. तो पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए.
चलिए दोस्त, यहां पर मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 of profit of ₹8,000 is actually contribution on margin of safety sales, is actually contribution on margin of safety sales. Profit of ₹8,000 is actually contribution on margin of safety sales, है ना? तो आप वहां चाहो तो कैलकुलेशन लिख सकते हो कि इन 1000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 8 पर यूनिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, और वो ही क्या प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप वहां पर इक्वल टू करके लिख लीजिए 1000 यूनिट्स इंटू 8 पर यूनिट इज इक्वल टू ₹8,000। यानी हमने क्या किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया और वही हमारे लिए क्या बन गया, प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोस्तों क्या आपको प्रॉफिट का दूसरा चेहरा पता चल गया? प्रॉफिट का दूसरा चेहरा क्या है कि प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन है ऑन व्हाट, ऑन विच सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब दोस्तों ये हम नोट करेंगे इतना, और फिर वो जो मैंने नहीं आपको 4 फॉर्मूलाज बनाकर बताए थे, वो सारे फॉर्मूलाज हम लिख लेंगे। मैं वापस से कह रहा हूं, ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रहेंगे, पर आपको लॉजिकली इनको याद रखना पड़ेगा। मतलब लॉजिकली आपके अंदर ये इंटरकनेक्टिविटी बन जाए। और इन सारी बातों का सिर्फ एक ही कोर था कि जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में उसका चेहरा कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो आप ये हेडिंग डाल लीजिए, इतना तो आप लिख ही लीजिए, है ना? ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज फॉर, है ना? हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज लिखने वाले हैं। किसके लिए ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज लिखने वाले? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए लिखेंगे, और पीवी रेशियो के लिए लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो बता दो, आप भी सकते हो सारे फॉर्मूलाज। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के लिए। हमें दोस्तों कौन सी यूनिट्स निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स निकालनी। तो क्यों ना हम एक काम करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का कंट्रीब्यूशन ले लें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का कंट्रीब्यूशन ले ले। खैर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कंट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, प्रॉफिट, है ना? और ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का कंट्रीब्यूशन है, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का कंट्रीब्यूशन है, ये तो खैर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जितनी सारी यूनिट्स है उसका कंट्रीब्यूशन है। हम इसको एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दें, अगर हम इसको एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। ओके, तो हम प्रॉफिट को डिवाइड किससे करने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है ना? ओके, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है दोस्तों, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए एक काम करो, प्रॉफिट ले लो। उसको प्रॉफिट जैसा फील मत करो, उसको ऐसा फील करो कि ये है कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। जब मैं कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ही यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, राइट? ओके, तो क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स की जगह क्या लिखेंगे, हाँ, प्रॉफिट, राइट? और फिर किससे डिवाइड करने का प्लान था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट से डिवाइड किया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद दो और फॉर्मूलाज बनाए थे ना।
ये भी तो बनाए थे फॉर्मूलाज। ओके, एमओएस सेल्स इक्वल्स टू, है ना, लिखिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, एमओएस सेल्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालने के लिए आप उठा लें प्रॉफिट, और प्रॉफिट को प्रॉफिट जैसा फील ना करें, प्रॉफिट को क्या फील कर लेंगे कि ये है कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, और कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को जब कंट्रीब्यूशन के ही रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। और एक और कौन सा आखिरी में फॉर्मूला बनाया था, पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन एमओएस सेल्स, जिसमें आप प्रॉफिट को प्रॉफिट जैसा फील न करें, प्रॉफिट को क्या फील करेंगे, इट इज कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अपॉन फुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो ये क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो हो जाएगा। इज दैट क्लियर, लिख लिया हमने पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो इक्वल्स टू क्या लिखा होगा आपने, प्रॉफिट अपॉन एमओएस सेल्स। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, ओके। अब एक दोस्तों हमें आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया तो हमारी बहुत सारी लर्निंग एटलीस्ट बेसिक लेवल पर कंप्लीट हो जाएगी। एंड दिस इज अबाउट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एंड दिस इज अबाउट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। हमारा आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट कॉस्टिंग में सिर्फ इसको लेकर उलझ जाते हैं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आखिर क्या है। यानी जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, जो फैक्ट हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कॉस्टिंग के बारे में, वो देखना क्या है दोस्तों। एक बिजनेसमैन है जो अभी हाल फिलहाल 1000 यूनिट सेल कर रहा है। एक बिजनेसमैन है जो हाल फिलहाल कितनी यूनिट सेल कर रहा है, 1000 यूनिट सेल कर रहा है, राइट। उसने अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, लेट अस से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 18 रुपीज, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है 18 रुपीज। और फिर उसने अपना प्रॉफिट पर यूनिट निकाल लिया, उसका प्रॉफिट पर यूनिट आ रहा है 10 रुपीज, है ना। यानी उसकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 8 रुपीज। बोलो, ओके। 2-3 महीने के बाद उसने प्रोग्रेस करी और उसका जो नया सेल्स लेवल आया वो न्यू सेल्स लेवल आया है 1500 यूनिट्स। नया न्यू सेल्स लेवल इज कितना, 1500 यूनिट्स। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि अब उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, और टोटलिटी में पूछ रहा हूं क्योंकि पर यूनिट तो हमने पता कर ही लिया। उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, अभी वो कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं 1500 यूनिट्स, और हमने उसकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या निकाल ली थी, 8 रुपीज पर यूनिट निकाली थी, या 10 था, 8 था, है ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 18 था और प्रॉफिट 10 था, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 8 रुपीज, राइट। और अभी वो कितनी यूनिट सेल कर रहा है 1500 यूनिट्स, यानी कि इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12,000, राइट। 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ रहा है आंसर 12,000। द करेक्ट आंसर इज 8,000। और बहुत सारे स्टूडेंट ने करा है, 12,000 कैलकुलेट किया है, मतलब मैं बोल रहा हूँ आधे स्टूडेंट ने किया, उन्होंने 8,000 भी कैलकुलेट किया, पर बहुत सारे स्टूडेंट ने 12,000 भी तो कैलकुलेट किया, सबने मिटा लिया कैलकुलेटर में से फटाक से। 12,000 रुपीज आ रहा था ना बहुत सारे स्टूडेंट का, वैसे आंसर 12,000 रुपीज आ रहा था ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर। इट इज अ कॉमन मिस्टेक, और खास करके ये तो फिर भी आधे स्टूडेंट अवॉइड कर गए इस मिस्टेक को, इसलिए क्योंकि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ बात ही इसके बारे में कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। जब एक ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर एसएफएक्स प्रेजेंट होते हैं तो आपका फोकस ही वहां पर नहीं होता है। तो इट इज ए कॉमन मिस्टेक दैट आई हैव नोटिस्ड कि स्टूडेंट ये इतनी बड़ी कॉमन मिस्टेक करके चले जाते। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमने कैसे निकाल ली थी, 18 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन था और प्रॉफिट पर यूनिट कितना था 10, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई थी 8। और तब हम उस जमाने में कितनी यूनिट सेल किया करते थे, हाँ 1000। अब हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, हाँ तो पर सर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिखी हुई है ना, फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट लिखी हुई है ना 8, तो 1500 यूनिट से तो पर यूनिट है ना। सर आपने इसे टोटल में कहा बोला, आपने तो इसे पर यूनिट बोला।
अरे दोस्तों, अगर पर यूनिट मैंने बोल भी दिया, मैंने पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को बोल भी दिया, तो क्या गुनाह कर दिया? उसके आगे आज भी वर्ड तो क्या लिखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट। तो वो हमेशा कैसी रहेगी? फिक्स। पर यूनिट में फिक्स या टोटालिटी में फिक्स? टोटालिटी में फिक्स। तो जो आपने 8 रुपीज पर यूनिट कैलकुलेट किया है, जो आपने 8 रुपीज पर यूनिट कैलकुलेट किया है, वो किस लेवल पर कैलकुलेट किया था ओरिजिनली? 1000 यूनिट्स। क्या 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करते वक्त भी 8 पर यूनिट लगेगी कॉस्ट? अगर 8 पर यूनिट लगनी होती तो आज उसका फिक्स कॉस्ट होता ही ना, फिर तो आप उसको वेरिएबल ही कहते हैं ना। पर अगर उसका नाम फिक्स कॉस्ट है तो वैसा कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिक्स कॉस्ट यहां पर कैसे निकलेगी? 8 पर यूनिट और मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना? 8000। और ये यही 8000 1000 यूनिट्स पर भी लगेंगे, और अगर हम 1500 यूनिट्स भी बना लेंगे तो भी कितने लगेंगे? 8000 रुपीज ही लगेंगे। इज दैट क्लियर? ये एक इतना बेसिक सा फैक्ट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में इग्नोर कर जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट करके आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट क्या चालाकी चलता है, वो आपको फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में नहीं देता है। इंस्टीट्यूट क्या करेगा? वो तो जानता है, देखो यार, अगर सीए फाइनल के स्टूडेंट को फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में दे दी तो जानता है कि 1000 यूनिट्स हो चाहे 1500 यूनिट्स, वो तो सेम ही यूज करके आएगा। वो क्या करते हैं, धीरे से उसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं किसमें? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में। और बोलते हैं कि फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹8 यूनिट इज व्हेन वी आर सेलिंग हाउ मेनी यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। मैं तो बहुत डायरेक्टली बोल रहा हूँ, वो इतना डायरेक्टली बोलते नहीं, वो तो पूरा घुमा फिरा कर बोलते हैं। और फिर बाद में धीरे से जाकर बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट है कि हम कितनी यूनिट बेचेंगे? 1500 यूनिट्स। अब नॉर्मली कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो नया जो यूनिट्स आया है 1500 यूनिट्स, उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 8 पर यूनिट्स, और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे दिस इज द फिक्स कॉस्ट। पर नहीं यार, अगर ऐसा ही करना था तो फिर इसका नाम फिक्स कॉस्ट क्यों रखा? फिर तो वेरिएबल ही हो गई ना कि 1000 यूनिट्स पर भी 8 लग रही है और 15,000 यूनिट्स पर भी 1500 यूनिट्स पर भी 8 लग रही है, तो फिर वो फिक्स रही कहां? तो आपको इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो फिक्स कॉस्ट है, भले ही वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिख दे, पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिखने से क्या वो कॉस्ट वेरिएबल जैसी ही शुरू हो जाती है क्या? हाँ, नहीं। उन्होंने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिखा है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो अब पर यूनिट चलेगी। वो आज भी उसका नाम क्या है? फिक्स। तो वो कैसी ही चलेगी? फिक्स ही चलेगी। सर, जब वो फिक्स थी तो फिर उसे पर यूनिट कैसे लिखा? वो तो ऐसे डिवाइड करके लिख दिया। सर, पर फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट पर निकाला ही क्यों अगर वो जब टोटालिटी में लगती है तो? दोस्तों, फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट कभी कभी निकालनी पड़ती है पूरी में। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि आप एक बिजनेस चला रहे हो और मान लो कि आप ये पेन बना रहे हो। अब इस पेन को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगी और फिक्स कॉस्ट भी लगेगी। अगर आपको इस पेन का सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ही फिक्स होगा ना, और सेलिंग पर यूनिट फिक्स करने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट चाहिए और फिक्स कॉस्ट भी तो पर यूनिट चाहिए, तभी तो उसमें प्रॉफिट पर यूनिट जोड़कर सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकलेगी। पर एक बात बताना, क्या आपके फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट निकालने से वो पर यूनिट जैसी लगनी शुरू हो जाती है क्या? कि कम यूनिट्स बनाई तो कम लगेगी, ज्यादा यूनिट्स बनाई तो ज्यादा लगेगी? नहीं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नाम की कोई चीज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेट की जाती है ताकि हम उसको कहीं कहीं पर यूज कर सके। लेकिन उसके पर यूनिट कैलकुलेट हो जाने से वो पर यूनिट चलना शुरू नहीं कर देती, वो चलेगी वापस से कैसे? टोटालिटी में। इज दैट क्लियर? तो अगर किसी ने किसी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर भी दी ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर यूनिट लगना शुरू हो जाएगी। वो पर यूनिट सिर्फ और सिर्फ किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेट की गई है। आप उसे पर यूनिट ना ट्रीट करेंगे, वापस से आप उसे, बजाय कि आप उसे पर यूनिट ट्रीट करेंगे, आप उसे किसमें कर देंगे? इन टोटल टर्म्स। और फिर टोटल टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके। मैं यहां पर दोस्तों आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और उस एग्जांपल में आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि आखिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ना? जो मैंने समझाया वो वन ऑफ द कॉमन पिटफॉल्स था, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो कुछ और है। ओके। लेट अस से हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। लेट अस से कि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपीज और हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी
और हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1,20,000 यूनिट्स। हमारी बजटेड कैपेसिटी है 1,00,000 यूनिट्स। हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है 80,000 यूनिट्स और एक्चुअल कैपेसिटी जिस पर हमने ऑपरेट किया वो है 70,000 यूनिट्स। The question is calculate fixed cost per unit। हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। आपको, मुझको, हम सबको न्यूमरेटर तो पता ही है, 2 लाख रुपीज, है ना। सवाल आज आपके और मेरे मन में क्या है कि डिनोमिनेटर आखिर क्या होगा? डिनोमिनेटर यहां पर आखिर क्या होगा? यानी जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती होगी, जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती होगी तो डिवाइड किससे किया जाता होगा? मैक्सिमम कैपेसिटी से, बजटेड कैपेसिटी से, नॉर्मल कैपेसिटी से, या फिर एक्चुअल कैपेसिटी से? तो एक काम करें, सबसे पहले इन सब में डिफरेंस समझ लें क्या? या आपकी भी तो कुछ ओपिनियन होगी कि किससे डिवाइड करेंगे, है ना। तो मैक्सिमम कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे। कितने स्टूडेंट्स है मैक्सिमम कैपेसिटी? मैक्सिमम 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 कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे। ओके, कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि बजटेड कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे? बजटेड 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 बजटेड। ओके, और कितने स्टूडेंट्स कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे? नॉर्मल नॉर्मल ओह, नॉर्मल में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। और कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड करना चाहिए? एक्चुअल में कोई भी नहीं है क्या? एक्चुअल 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 एक्चुअल। ओके, चलिए। तो दोस्तों मतलब अब ये समझने की जरूरत है कि आखिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त आखिर किससे डिवाइड किया जाता होगा? मैक्सिमम से, बजटेड से, नॉर्मल से, या फिर एक्चुअल से, है ना। ये इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, बल्कि इंस्टीट्यूट क्या करता है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे देता है और क्वेश्चन में 4 तरह की कैपेसिटी को ऐसा बिखेर कर दे देता है। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको उसको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू टोटल टर्म्स, और टोटल टर्म्स में कन्वर्ट करते वक्त डिवाइड नहीं, फिर हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये बात आपके मेरे बीच में तय रही कि मल्टीप्लाई उसी से होगा जिससे डिवाइड होता होगा, क्योंकि वो तो डिवाइड होकर निकला है, तो जिससे डिवाइड होकर निकला उसी से वापस मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। तो इसलिए हम समझ सीधा कंसेप्ट रहे, एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त ये उल्टा लगेगा। हम सीख क्या रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। पर ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में क्या करते हो? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे देंगे और कैपेसिटीज दे देंगे आपको और बोलेंगे कि चलो अब ये क्वेश्चन करो। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें टोटल फिक्स कॉस्ट की जरूरत है और तब मन में सवाल ये आएगा कि आखिर इस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई में किससे करूं, है ना। ओके, क्या ये आपके मेरे बीच तय रहा कि मल्टीप्लाई वही उसी से होगा जिससे डिवाइड हो रहा है? तो हम ये समझ रहे हैं कि आखिर डिवाइड किससे होता है। ओके दोस्तों, मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप सप्लायर के यहां से लेकर आए और इस मशीन की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है वो हमने निकाल ली। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपने वो देखा होगा ना, मैक्सिमम कैपेसिटी यानी मशीन पर लिखा हुआ रहता है कि ये मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकती है, इसका इतना प्रोड्यूस रेट है। दोस्तों मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है कि इस मशीन को फुल टाइम चलाया, आपने इस मशीन को फुल टाइम चलाया, बिना किसी ब्रेक के चलाया और साल के पूरे की पूरे 365 दिन चलाया, तो आखिर ये कितना प्रोडक्शन करेगा? दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम कैपेसिटी। बजटेड कैपेसिटी का मतलब होता है कि हम साल की शुरुआत में खड़े होकर एक फोरकास्ट लगा रहे हैं कि आखिर हम इस मशीन
से कितनी यूनिट्स आगे जाकर प्रोड्यूस, हाँ जी, करेंगे, राइट। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है कि डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए नॉर्मली कितना प्रोडक्शन इसे देना चाहिए। बजटेड कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी में डिफरेंस देखना क्या है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार इस बार रेसेशन आएगा, और रेसेशन आएगा तो क्या हम नॉर्मल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर पाएंगे या नॉर्मल से भी कम पर ऑपरेट कर पाएंगे, नॉर्मल से भी कम पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो उस केस में बजटेड कैपेसिटी जो रहेगी वो नॉर्मल से कम हो जाएगी, ओके। या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इस बार बूम सिनेरियो है और हमारा जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था उस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से लोग हमारे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नॉर्मली हमें जिस लेवल पर ऑपरेट करना चाहिए इस बार हम उससे थोड़े ज्यादा लेवल पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, जो फोरकास्ट लगाया वो नॉर्मल कैपेसिटी से ऊपर का लगाया। तो बजट में आप क्या करते हो, बजट में आप देखते हो कि मैं कितना इस मशीन को यूज करूंगा, और नॉर्मल कैपेसिटी बताता है कि नॉर्मली ये कितना यूज होनी चाहिए, ओके। और इसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि साल के एंड में आखिर मैंने कितना इस मशीन को यूज किया, आखिर मैंने कितना इस मशीन को यूज किया, ओके। तो मैंने कितनी यूनिट्स इससे प्रोड्यूस कर ली, 75,000 यूनिट्स मैंने इससे प्रोड्यूस कर ली, ओके। इन चार में से अगर किसी एक को हटाना हो, एक्चुअल को हटा दो, नहीं एक्चुअल को हटा दो, इन चार में से अगर किसी एक को हटाना है तो एक्चुअल को हटा दो। बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जब कैलकुलेट होती होगी तो साल के एंड में जाकर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होती है, साल के शुरुआत में, साल के शुरुआत में। अरे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का वन ऑफ द रीजन है कि हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल पाए, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कब निकलती होगी, साल की। तो अगर आप एक्चुअल से डिवाइड करने गए तो ये बहुत देर हो चुकी होगी, राइट। अगर आप एक्चुअल से डिवाइड करने गए तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि एक्चुअल कैपेसिटी कब जाकर पता चलती, साल के शुरुआत में, साल के एंड में, साल के एंड में, राइट। और साल के एंड की कैपेसिटी से डिवाइड करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कौन से दिन पता चलेगी, आखिरी दिन पर, तब तक तो साल ऑलरेडी बीत चुका होगा। आप करोगे क्या इसका, बोलो, ओके। मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी से भी डिवाइड नहीं किया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैक्सिमम कैपेसिटी से आपने डिवाइड कर दिया तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर पाओ। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट एट मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी जो निकाली गई है वो बहुत स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकाली जाती है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी कभी भी मशीन की अचीव नहीं होती। नॉर्मली आप मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे ही ऑपरेट करते हो। अगर आपने मैक्सिमम कैपेसिटी से डिवाइड करके फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल, तो आपने 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 करके आपने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। तो अब आप क्या यूज करोगे इस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का, आप इसे चार्ज करोगे लोगों पर क्या आप मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर पा रहे हो। तो अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो तो क्या 1,20,000 यूनिट से रिकवर कर पाओगे, नहीं। तो आपकी फिक्स कॉस्ट हमेशा कैसी रह जाएगी, अंडर रिकवर्ड रह जाएगी, यानी आपने लोगों से कम रिकवर किया, क्यों, क्योंकि आप 1,20,000 यूनिट्स पर ऑपरेट ही नहीं कर सकते, राइट। तो दोस्तों जो कांटे की टक्कर बचती है वो किसमें बचती है, बजटेड कैपेसिटी में और नॉर्मल कैपेसिटी में, राइट। बजटेड कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी में हम जरूर डिसाइड कर लेते। बजटेड कैपेसिटी यानी साल की शुरुआत पे हमने सोचा कि कितनी यूनिट्स बनाएंगे, और नॉर्मल कैपेसिटी यानी कितनी यूनिट्स हमें बनानी चाहिए। दोनों में से कौन सा करेक्ट है, बजटेड या नॉर्मल? बजटेड नॉर्मल दोनों ही आवाज आ रही है, ओके। अच्छा, आप इन कैपेसिटीज को समझते हो ना, इन कैपेसिटीज को आप दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लेडीज से बाइक पर आपने वो स्पीडोमीटर देखा ही होगा, है ना, वो 140 160 तक जाता है ना, वो जो सबसे आखिरी रहता है उसका 160। ये 160 पता है क्या होता है, ये 160 क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना। पर क्या दोस्तों आप प्रैक्टिकली 160 पर वो कांटा टच कर पाते हो क्या? अच्छा, कोशिश तो की होगी काफी सारों ने, हाईवे पर बाइक लेकर निकले और बिल्कुल पूरा फुल एक्सेलेरेटर खींच दिया तो भी वो 160 टच नहीं होता, क्योंकि वो जो 160 अगर टच करना है तो बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए, आपको रोड वैसा चाहिए, आपको कोई ट्रैफिक नहीं चाहिए, साथ ही साथ वो जो एयर का प्रेशर है वो आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो आपके सपोर्ट में होना चाहिए, तो जाकर 160 की स्पीड कहीं मुश्किल से टच
होती है, अदरवाइज 160 मैक्सिमम कैपेसिटी कभी भी टच नहीं होती, क्योंकि जो मैक्सिमम कैपेसिटी निकाली जाती है बहुत स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकाली जाती है, राइट, पर मैक्सिमम कैपेसिटी टच नहीं होती। तो अगर इस 2 लाख को 1,20,000 यूनिट से डिवाइड भी कर दिया और पर यूनिट निकाल भी लिया और आप लोगों से पर यूनिट इतना इतना चार्ज करने गए, तो क्या आप पूरा रिकवर कर पाओगे फिक्स कॉस्ट को? नहीं, तो उल्टा जेब से आपको फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों कभी भी मैक्सिमम कैपेसिटी से तो डिवाइड नहीं किया जाता है ना। दूसरी चीज बजटेड कैपेसिटी। बजटेड कैपेसिटी में आप खुद अपना बजट बना रहे हो। अगर आपने अपना बजट बनाते वक्त इंटेंशनली आपने अपना बजट कम यूनिट्स का बनाया, फॉर एग्जांपल आपने बोला यार मैं इस बार 50,000 यूनिट्स ही बना पाऊंगा या मैं 25,000 यूनिट्स ही बना पाऊंगा, तो दोस्तों आप पता है क्या कर बैठोगे, 2 लाख रुपीस को डिवाइड कर बैठोगे सिर्फ 25,000 यूनिट से, विच इज योर बजटेड ऑपरेशन लेवल, और आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 8 रुपीज आ जाएगी। पर 8 रुपीज लोग आपको पे करने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद कम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो। इसकी सजा आखिर कस्टमर क्यों भुगतेगा? वो कहेगा कि नॉर्मली आपको जिस लेवल पर ऑपरेट करना चाहिए आपको उस लेवल पर ऑपरेट करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल से कम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो तो फिर इसका चार्ज मैं क्यों बेयर करूंगा? आप इसको ऐसे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बार की बात है दोस्तों, शर्मा जी हेयर कट लेने गए। शर्मा जी हेयर कट लेने गए हेयर सलून वाला उनका था। हेयर कट लेते लेते हेयर सलून वाले से बात हो रही थी उनकी, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि आखिर ये हेयर सलून का ये जो एरिया है इसका रेंट वेंट कितना है। तो उसने बताया शर्मा जी को ये 15,000 रुपए महीना इसका रेंट है, 15,000 रुपए अपने को किराया लगता है। तो हमने कहा, तो शर्मा जी ने कहा कि कितने दिन आप इसको ऑपरेट करते? उसने कहा 30 के 30 दिन हमारा तो 30 के 30 दिन ऑपरेट होता है। ओके, सब दोस्तों बात हो गई उनके बीच। और अब इसके बाद बारी आई कि हेयर कट के पैसे देने। ओके, बोला शर्मा जी अब आपसे क्या कमाना, आप एक काम करो, अब तो बस मेरी कॉस्ट ही पे कर दो, आप तो मेरी कॉस्ट पे कर दो, जितना लगता है उतना पे कर दो, बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं कमाना। शर्मा जी बड़े खुश हो गए, अरे जितना लग रहा है उतना ही ले रहे। उसने कैलकुलेट किया और उसने बोला 500 रुपए। शर्मा जी बोला 500 रुपए? हाँ शर्मा जी, 15,000 रुपए किराया है डिवाइडेड बाय 30 डेज, यानी कितना हुआ पर डे किराया? 500 रुपए। 500 रुपए पर डे हुआ ना किराया, बोलो यार। और आज आप एक अकेले आए हो तो ये आप ही देकर जाओगे पूरे 500। तो दोस्तों अगर एक्चुअल में आपके पास सिर्फ एक ही बंदा आया है तो क्या आप सारी फिक्स कॉस्ट उसी से ही रिकवर कर लोगे क्या? नहीं। शर्मा जी बोलेंगे भाई तो एक काम कर वापस से लगा दे, 500 रुपए कौन देगा? तो दोस्तों 500 रुपए तो जो 500 रुपए पर डे की फिक्स कॉस्ट निकाली गई वो कैसे निकाली गई? बाय डिवाइडिंग बाय एक्चुअल कैपेसिटी, जबकि कभी भी आप एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड नहीं कर सकते। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने सीपीटी में वो एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें टैंकर पेट्रोल लेकर चला, वहां से 50,000 लीटर टैंकर पेट्रोल लेकर चला, रास्ते में अगर 500 लीटर तक का नुकसान हो जाता है तो इट इज नॉर्मल लॉस। उसके लिए आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नॉर्मल लॉस कर सकते हैं। और मैं बता दूं सीधे सीधे नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, प्राइजेस इन्फ्लेट करके। 50,000 लीटर का ट्रक चला वहां से और लेटेस्ट से हर लीटर हमें 50 रुपए में मिला, तो एक बार जरा कैलकुलेटर को कष्ट देना है। 50,000 लीटर इंटू 50 यानी कितना होता है? 50,000 लीटर इंटू 50 यानी 2,50,000, 25 लाख रुपीस का पेट्रोल लेकर टैंकर चला, लेकिन रास्ते में आते आते 500 लीटर जो है वो चला गया, नॉर्मल लॉस हो गया। तो पता है ये व्यापारी पता है सिंपल सा काम क्या करेगा, ये 25 लाख रुपए की कॉस्ट को डिवाइड पता है किससे करेगा? 49,500 से कर दो फटाफट और बताइए कितना आ रहा है? 50.5। और ये बंदा क्या करेगा, अपनी कॉस्ट कितना मानकर चलेगा? 50.50। और मान लो कि चलो ये सेवा भाव में ऑपरेट कर रहा है, इसे एक भी रुपया कमाना नहीं, तो भी कम से कम कितना तो चार्ज करेगा? 50.50। एक बार की बात है दोस्तों, वो जो टैंकर है ना 50,000 लीटर लेकर चला और रास्ते में 25,000 लीटर पेट्रोल उसने ढोल दिया। कितना बचा? सिर्फ 25,000, 25,000। आते आते 25,000 बचा। इस व्यापारी ने कहा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही? 25 लाख। एक काम करो इसको डिवाइड किससे कर लो? 25,000 से। और कितने रुपए पेट्रोल? कितने रुपए? 100 रुपए पर लीटर में पेट्रोल बेचेंगे। एक ग्राहक आया स्कूटर लेकर, उसने कहा भैया पेट्रोल। और भैया 100 रुपए का कहा,
तो उसने बताया कि देखो 25 लाख रुपए और इस बार 25,000 लीटर ही आया। तो उसने पूछा भाई ये 100 रुपए लीटर का पेट्रोल एवरेज कुछ ज्यादा देगा क्या? उसने बोला नहीं ये नॉर्मल पेट्रोल है, पर हम क्या करें अगर एक्चुअल में 25,000 लीटर ही आया तो दोस्तों एक बात बताओ, ये बंदा वहां से पेट्रोल डलवाएगा, अगले पेट्रोल पंप चल जाएगा, अगले पेट्रोल पंप। तो कभी भी अगर आपको जिस लेवल पर ऑपरेट करना चाहिए आप एक्चुअल में उससे कम पर ऑपरेट कर रहे हो तो ग्राहक उसका बर्डन बेयर नहीं करेगा, उसका बर्डन व्यापारी को खुद को बेयर करना पड़ेगा। तो ही कैन नॉट चार्ज इट टू दी कस्टमर। तो कस्टमर से अगर आपको चार्ज करना है फिक्स कॉस्ट तो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो, और आप उस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में कम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो तो इसमें कस्टमर का कोई कसूर नहीं है। यानी हमने दो चीजें एलिमिनेट कर दी, एक तो मैक्सिमम और दूसरा मैक्सिमम इसलिए एलिमिनेट करा क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एलिमिनेट करा क्योंकि एक्चुअल में आप कम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो या ज्यादा लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो, इससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है, राइट। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना हेयर सलून का या फिर पेट्रोल का, आप अगर एक्चुअल में इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हो तो इसमें इसका चार्ज कस्टमर बेयर नहीं करेगा। ओके, दोनों में से जो आपका कहना, नॉर्मल कैपेसिटी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपकी खराब हो गई हो, जिसकी वजह से आप कम लेवल पर ऑपरेट कर पा रहे हो, तो आप बजट कम यूनिट्स का बनाएंगे। लेकिन आपके कम यूनिट्स के बजट बनाने से आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि कस्टमर को ज्यादा चार्ज कर दो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप सबने मिलकर एक प्लान बनाए, अपन एक काम करेंगे, सीए बनने के बाद अपन अपनी खुद की कोचिंग क्लास ओपन करेंगे। कोचिंग कोचिंग क्लास लेटेस्ट से आपने ओपन करी और कोचिंग क्लास का लेटेस्ट से रेंट है 25,000। क्लास का रेंट कितना है? 25,000 पर मंथ। लेट्स मेक एन अजम्पशन कि हमने एक छोटा हॉल लिया 50,000 रुपए महीने का। ओके दोस्तों, उसमें आपने बोला यार मैक्सिमम कैपेसिटी तो इस हॉल की 20 है, लेकिन ये तो आपको पता ही था कि मैक्सिमम कैपेसिटी तो हमारी टच होगी नहीं। तो आपने बोला एक काम करते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी को जाने देते हैं एक्चुअल पर। आपने कहा एक मिनट, एक्चुअल में तो कितने लोग आएंगे, भगवान जाने कितने लोग आएंगे। आपने कहा एक काम करता हूं, मैं तो बजट बनाता हूं, और बजट बनाने में आपने पाया लगभग यार 2 स्टूडेंट आएंगे मेरे पास। कितने आएंगे? 2 स्टूडेंट। शुरुआत है, क्या आप ऐसा करोगे कि 25,000 रुपए के किराए को डिवाइड बाय 2, बेटा तू आया ना, तुझे ही सब कुछ देना पड़ेगा, तो 12,500 नहीं। हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो हॉल 20 स्टूडेंट्स का है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है। तो 20 स्टूडेंट्स के हॉल में नॉर्मल कैपेसिटी 15 रहेगी। आपको उस 25,000 को 15 से डिवाइड करना है और जो आए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो आपको चार्ज करना है। अब अगर 15 से कम आ जाए तो चार्ज किसको बेयर करना है? आपको। और इनकेस 15 से ज्यादा आ जाए तो वो आपकी खुशकिस्मती, उस केस में आपका अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उस केस में आपका ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो हमेशा दोस्तों बिजनेसमैन किससे डिवाइड करता है चीजों को? नॉर्मल कैपेसिटी, बिकॉज नॉर्मल कैपेसिटी इज द आइडियल कैपेसिटी एट विच ही शुड ऑपरेट। अगर वो उससे कम ऑपरेट कर रहा है कस्टमर चार्ज बेयर नहीं करेगा, अगर उससे ज्यादा पर ऑपरेट कर रहा है तो फिर ये बिजनेसमैन का फायदा हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वो फिर कस्टमर को पास ऑन नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं। ओके तो दोस्तों अगर डिवाइड नॉर्मल कैपेसिटी से करते हैं तो इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? नॉर्मल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां जरूर समझा दिया है, लेकिन आगे जब ये क्वेश्चन में आएगा तो आप गलती करोगे। ओके गलती करो तो एक बार फिर से मैं यहां का आपको रेफरेंस दूंगा कि देखो यार बेसिक की क्लास में हमने इसे समझा था। चलो ओके आ जाओ, लिख ले दोस्तों यहां पर, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय, बताइए दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय क्या? नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी in order to calculate fixed cost per unit. In order to calculate fixed per unit. fixed cost per unit calculate करने के लिए fixed cost किससे डिवाइड की जाती है? नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड की जाती है। ठीक है, और अभी आपकी किस्मत, अगर आप नॉर्मली जिस लेवल पर ऑपरेट करना चाहिए उससे कम पर ऑपरेट कर रहे हो, कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बेयर, बिजनेसमैन हिमसेल्फ हैज टू बेयर।
अगर आप उससे ऊपर कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हो तो ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा और ये आप रखोगे ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, अब एग्जाम में क्या होता है, ये लोग कभी कभी नॉर्मल कैपेसिटी गायब कर देते हैं। मैंने आपको एग्जाम में डेटा ही 3 दे रखे हैं, नॉर्मल कैपेसिटी दिया ही नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम दिया, बजटेड दिया और एक्चुअल दिया और नॉर्मल ही नहीं दिया। तो फिर उस केस में आप किससे डिवाइड करोगे? बजटेड से डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? ये मानते हुए कि जो हमने बजट बनाया है वही हमारी नॉर्मल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? बोलो। ओके तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर प्रेफरेंस क्या है, लेकिन इनकेस ये अवेलेबल नहीं हो तो सेकेंड ऑर्डर प्रेफरेंस क्या है? बजटेड। इज दैट क्लियर? ओके इन केस अगर ये दोनों हटा दी जाए, ये दोनों ही हटा दिया और एग्जाम में सिर्फ 2 ही चीज दे रखी है, एक तो मैक्सिमम फैक्ट्री की कैपेसिटी दे रखी है और दूसरा एक्चुअल कैपेसिटी दे रखी है, फिर इस केस में किससे? करेक्ट आंसर इज नॉट मैक्सिमम, करेक्ट आंसर इज एक्चुअल, बिकॉज इट इज नेवर पॉसिबल टू ऑपरेट एट मैक्सिमम कैपेसिटी। उस केस में आप पता है किससे डिवाइड कर दोगे? एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे, यहां मानते हुए कि हम एक्चुअल में नॉर्मल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पर तो कभी ऑपरेट कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हम ये मान लेंगे कि हम जिस कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं वही नॉर्मल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? तो थर्ड ऑर्डर प्रेफरेंस क्या हो जाती है? एक्चुअल। अरे यार एक मिनट, किसी क्वेश्चन ने आपको नॉर्मल डिफाइन ही नहीं करा और बजट भी डिफाइन नहीं करा और उन्होंने बोल दिया कि मैक्सिमम फैक्ट्री की कैपेसिटी है 1,20,000 यूनिट्स और फैक्ट्री की जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 75,000 यूनिट्स। तो आप बाय डिफॉल्ट मनी एज्यूम कर लोगे कि जिस कैपेसिटी पर हम ऑपरेट कर रहे हैं वही क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी। क्योंकि मैक्सिमम पर अगर आप ऑपरेट करने की सोच रहे हो तो आप मैक्सिमम से डिवाइड करोगे, लेकिन मैक्सिमम से डिवाइड तो कर दोगे पर क्या आप मैक्सिमम यूनिट्स पर रिकवर कर पाओगे? अपनी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आप मैक्सिमम पर रिकवर कर पाओगे क्या? नहीं। तो हम किससे ही डिवाइड कर लेते हैं? एक्चुअल से ही डिवाइड कर लेते हैं, और जो कि बिल्कुल लॉजिकल भी है, क्योंकि नॉर्मली लोग एक्चुअली नॉर्मल पर ही ऑपरेट करते हैं। नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन जो एक्चुअली ऑपरेट करता है वो नॉर्मल लेवल पर ही ऑपरेट करता है, क्योंकि हर वो इंसान जो नॉर्मल से नीचे ऑपरेट करेगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस से ही बाहर हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेते हैं कि वॉट एवर इज द एक्चुअल कैपेसिटी इज एक्चुअली द नॉर्मल कैपेसिटी एट विच ही शुड बी ऑपरेटिंग। ठीक है, तो दोस्तों क्या क्या हमने अगर ये चारों दे रखी हो तो किसको प्रेफर करेंगे, और अगर ये हटा दे तो किसको प्रेफर करेंगे, और अगर ये भी हटा दे तो किसको प्रेफर कर लेंगे? एक्चुअल। इज दैट क्लियर? ओके ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक्चुअल भी हटा दे और सिर्फ अकेला मैक्सिमम दे दे, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को होने के लिए कम से कम एक्चुअल तो उन्हें देना ही पड़ेगा, तब तो जाकर हम कैलकुलेशंस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये तो वो बेयर मिनिमम नंबर है जो हर क्वेश्चन में अवेलेबल होगा ही होगा कि दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, लिख ले दोस्तों, हम इस बात को है ना लाइन चेंज करके लिखें। द प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कैलकुलेटिंग the preference order for dividing total fixed cost, the preference order for dividing total fixed cost is as below. The preference order for dividing total fixed cost is as below. हाँ जी, तो 1 2 और 3 करके लिखेंगे ना। 1 सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे देंगे? नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, ओके इसके बाद नीचे सेकेंड पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में? बजटेड कैपेसिटी। और बजटेड कैपेसिटी के आगे ब्रैकेट में लिखना इज यूज्ड व्हेन, है ना। बजटेड कैपेसिटी के आगे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? इज यूज्ड व्हेन नॉर्मल कैपेसिटी इज नॉट गिवन, है ना। इज यूज्ड व्हेन नॉर्मल कैपेसिटी इज नॉट गिवन। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड प्रेफरेंस में आप क्या लिख देंगे? एक्चुअल कैपेसिटी। और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? इफ नीदर नॉर्मल नॉर बजटेड कैपेसिटी आर गिवन। इफ नीदर नॉर्मल नॉर बजटेड कैपेसिटी आर गिवन, then if neither normal nor budgeted capacity are given, then we assume
then we assume that actual capacity corresponds to the normal capacity. Then we assume that actual capacity corresponds to the normal capacity. तो हम ये मान लेते हैं कि जो actual capacity वो normal capacity को correspond कर रही है, यानी कि एक बिजनेसमैन normal capacity पर ही actually operate कर रहा है. Is that clear? बोलो, क्या है? क्लियर है सबको, है ना? आज दोस्तों हमने अभी तक क्या क्या बेसिक्स देख लिए, आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? क्या आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर है? इज अ लेवल ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. क्या इसके बाद हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ा था? क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको याद है कि इज अ लेवल ऑफ सेल्स विच इज बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, है ना? फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 3 फॉर्मूलाज हमने देखे थे, यूनिट्स का, वैल्यू का और परसेंटेज का. यूनिट्स में आ रहा था एक्चुअल सेल्स माइनस, बोलते जाओ यार क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट है ना. और फिर इसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू का क्या हो जाएगा? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. और परसेंटेज में क्या हो जाएगा? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स. इज दैट क्लियर? ओके. फिर दोस्तों इसके बाद क्या हमने प्रॉफिट के बारे में समझा था? यस. फिर हमने समझा था प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है. तो फिर प्रॉफिट का हमने एक फॉर्मूला ही निकाल लिया कि जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. या फिर प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला निकाल लिया था कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स है उसको मल्टीप्लाई किससे कर लो? पीवी रेशियो से. और इन 2 फॉर्मूला से 4 फॉर्मूलाज और हमने निकाल लिए थे. इज दैट क्लियर? और फिर सबसे आखिरी में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट समझा? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें सबसे पहले तो जो कॉमन पिटफॉल था वही हमने करेक्ट किया. कॉमन पिटफॉल ये था कि स्टूडेंट क्या करता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को वेरिएबल जैसा जाने अनजाने में ट्रीट कर लेता है. यानी 1000 यूनिट पर निकाली गई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को कभी भी 1500 यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल के जैसा ट्रीट कर लिया. कल को वो 1800 देते तो हम 1800 से मल्टीप्लाई कर देते, तो फिर ये फिक्स कॉस्ट रही कहां? राइट. तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जिस लेवल पर कैलकुलेट हुई है उसी लेवल से मल्टीप्लाई होकर वो टोटालिटी में आएगी और वो टोटालिटी में सेम रहेगी. फिर जाओ तुम चाहे जहां 1500 यूनिट्स हो चाहे 1800 यूनिट्स हो. इज दैट क्लियर? पर फिर हमने कहा 1 मिनट पहले ये तो समझे कि आखिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट किस यूनिट से डिवाइड होती होगी. तो हमने देखा कि ये 4 लेवल होते हैं. इन चारों लेवल में से जो सबसे स्टैंडर्ड लेवल है दैट इज ये, 1 मिनट यार, इन चारों लेवल में से जो सबसे स्टैंडर्ड लेवल है वो ये है ही नहीं, क्योंकि इस पर ऑपरेट कर पाना ही पॉसिबल नहीं होता है. यू कैन नेवर ऑपरेट एट मैक्सिमम कैपेसिटी. 1 मिनट, कैन वी ऑपरेट एट मैक्सिमम कैपेसिटी और नॉट? वी कैन नेवर ऑपरेट एट मैक्सिमम कैपेसिटी. और यहां पर मैं आपका एक मिसकंसेप्शन सही करना चाहता हूं. एक कंपनी है जो अपनी कैपेसिटी के 80% पर ऑपरेट कर रही है. एक कंपनी है जो अपनी कैपेसिटी के 80% पर ऑपरेट कर रही है. तो जनरली ऐसा लाइन पढ़कर आपको ये फील आता है कि यार कंपनी है ना अननेसेसरी 20% कैपेसिटी वेस्ट कर रही है. पढ़ के फील तो आता ही होगा यार, आईपीएससी में कंपनी ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी. तो आपको लगता है अरे यार ये क्या कंपनी 80% पर ऑपरेट कर रही, 90 पे करना चाहिए, 100 पर करना चाहिए. पर दोस्तों 100% कैपेसिटी पर कभी भी कोई ऑपरेट नहीं कर पाता. उसके पीछे मैं आपको प्रैक्टिकली रीजन बताता हूं क्या होता है. प्रैक्टिकली क्या होता है, बिजनेसमैन को जैसे ही लगता है कि यह है मेरी 100% कैपेसिटी और मैं कहां तक आ चुका हूं, 80% तक आ चुका हूं, और उसे लगता है कि मैं और आगे जाकर अभी तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, मैं जो मेरी फुल कैपेसिटी वो टच कर जाऊंगा. तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो ही प्लान्स अहेड. तो वो क्या करेगा, जब तक उसे लग रहा है कि मैं यहां तक इसको तो मैं टच कर ही दूंगा, तो वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को ही इंक्रीज कर लेगा. एक व्यापारी हमेशा अपनी दुकान पर उतने लड़के नहीं रखता है जितनी उसको जरूरत है, उससे 2 ज्यादा ही रखता है. जिनका वो फुल यूटिलाइजेशन कर पाता है या उससे थोड़ा कम यूटिलाइजेशन. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है, क्योंकि जिस दिन उन सबका फुल यूटिलाइजेशन होने लगा वो अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही इंक्रीज कर लेगा, क्योंकि बिजनेसमैन इस कंटिजेंसी के लिए तैयार रहता है. तो दोस्तों जब आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी टच करने वाले होते हो, आप क्या कर लेते हो, मैक्सिमम कैपेसिटी ही बढ़ा लेते हो. तो हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटी जो आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे उससे ज्यादा ही आती, पर इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि यार हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये बनने के बाद आपने सोचा चलो यार अपनी भी एक
क्लास होगी। और दोस्तों आपने लड़े से पढ़ाने की प्लानिंग करी, अब आप ये बताओ कि पहली के पास कितने स्टूडेंट रहेंगे, कोई भी मन से जो नंबर बोलना है बोल दो। मान लो कि 15, चलो 15 बड़ी बात नहीं करते अपन, 15 स्टूडेंट्स। एक बात बताना दोस्तों, अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताना कि अगर आपको लग रहा है कि 15 स्टूडेंट्स आपके पास आने वाले हैं, तो आप जो हॉल देखने जाओगे या फिर आप जो रूम देखने जाओगे जहां पर आप अपनी कोचिंग क्लास सेटअप करोगे, क्या वो 15 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाला रूम लोगे या 25? तो हमेशा कोई भी क्या करता है, जितना उसे लगता है ना कि जिस पर मैं ऑपरेट करने वाला हूं उससे थोड़ा ज्यादा ही, और जिस दिन आपको लगने लगा ना कि यार 25 हो जाएंगे, तो आप अपने हॉल का साइज बढ़ाकर शायद 30, 40, 50 कर लोगे। इज दैट क्लियर? तो इट इज नेवर पॉसिबल टू अचीव मैक्सिमम कैपेसिटी, बिकॉज एज सुन एज यू फील कि मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव कर लूंगा, आप उसे ही इंक्रीज कर लेते हो। तो हमेशा मैक्सिमम से नीचे ऑपरेट करते हैं। तो अब गलती से कभी ऐसा मत कर देना कि जो फिक्स कॉस्ट आ रही है उसको मैक्सिमम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली अचीव हो ही नहीं पाती है। आपने से डिवाइड कर दिया तो पता चलेगा कि पर यूनिट आप उतने लोगों से रिकवर ही नहीं कर पाओगे। तो आप मैक्सिमम से डिवाइड नहीं करते हैं, एक्चुअल से डिवाइड नहीं करते। एक्चुअल से डिवाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि आप एक्चुअल में कम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो, तो इसमें कस्टमर का कोई कसूर नहीं है। बजटेड क्योंकि आपके कंट्रोल में होता है बजट, तो आप तो बजट ज्यादा यूनिट्स का भी बना सकते हो और कम यूनिट्स का भी बना सकते हो, पर इसको कस्टमर क्यों बेयर करेगा? तो नॉर्मली किस पर चलती है दुनिया? नॉर्मल कैपेसिटी, कि आपको इस पर ऑपरेट करना चाहिए। हाँ, आप इससे ज्यादा पर ऑपरेट कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप एक काम करना, ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट कर लेना। आप इससे पर ऑपरेट कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट होगी जो आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारी प्रेफरेंस रैंकिंग क्या आई थी? सबसे पहले क्या आया था? नॉर्मल, फिर क्या आया था? बजट, और फिर क्या आया था? एक्चुअल। इज दैट क्लियर? और ये तो बेयर मिनिमम नंबर है जो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? कभी भी जिंदगी में मैक्सिमम से डिवाइड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? दोस्तों ये हमने बेसिक्स का एक फ्लेवर लिया, यानी हमने एक आईटीसी से थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनाई, राइट?